नमस्ते सभी मित्रों को। सबको आज के स्वतंत्र दिन की शुभकामनाएं। आज छुट्टी के दिन आप सभी लोग मेरे निमंत्रण को स्वीकार करके आज के ये ऑनलाइन प्रोग्राम में जुड़े, वही आप सब का मेरे प्रति प्यार दिखाता है और वही कारण है आज का प्रोग्राम का, आपको आपके प्रति प्यार का। कोई अच्छी चीज मिलती है तो हमेशा हम अपनों में बांटते हैं, वही भाव है आज के प्रोग्राम का। हम सब आज की सामाजिक परिस्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ है। अच्छी चीजों की कंपैरिजन में अलग अलग माध्यमों से नकारात्मक चीजों का प्रभाव अपने परिवार पे बहुत ज्यादा है। आप सब जानते हैं हमारा तीनों भाइयों का परिवार संयुक्त परिवार है और संयुक्त व्यवसाय भी है। हम अभी 3 तरह के व्यवसाय में हैं। एक डायमंड कटिंग पॉलिशिंग एंड एक्सपोर्ट, दूसरा है डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी एंड तीसरा है एग्रीकल्चर। ये तीनों भाइयों के 5 बेटे और एक बेटी है। इसमें से 4 की शादी हो गई है और चारों बिजनेस में हैं। एक बेटा बेल्जियम की ऑफिस देख रहा है, एक मुंबई की ऑफिस देख रहा है, एक ज्वेलरी बिजनेस देख रहा है और एक सभी बिजनेस का सिस्टम और फाइनेंस देखता है। अभी हमारे साथ करीबन 5000 लोग जुड़े हुए हैं, तो 5000 परिवार की जिम्मेदारी हमारे परिवार पे है। तो इसके लिए भी हमको हमारे परिवार को साथ में रहना, एकजुट रहना वो बहुत जरूरी है। और कठिन समय में तो सब साथ में रहते ही है, क्या कि मजबूरी होती है, किंतु अच्छा समय आने के बाद रहना मुश्किल होता है। और जब भी दूसरी जनरेशन का मैरिज होता है, वो अलग अलग घर से सब बहुएं आती है, तभी फिर मतलब क्या है कि सबको एक साथ जोड़ के रखना ये एक चैलेंजिंग बात है। हम हमेशा फैमिली को साथ में रखने के लिए कुछ न कुछ ढूंढते रहते थे, उसके लिए क्या किया जाए। बड़ी बड़ी अकाउंटिंग फर्म में हमने कंसल्टेंसी भी ली, लाखों रुपया में फैमिली का कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह के लिए भी हमने प्रयास किया। ऐसे में हमको ये मध्यस्थ दर्शन का प्रस्ताव मिला। हमने पूरा परिवार के साथ 8 दिन का शिविर किया और सभी को लगा कि हमारे लिए ये बहुत काम की चीज है। हम लोग 3 साल से इसमें जुड़े हैं और फैमिली में ये 3 साल के बाद तीनों जनरेशन में बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। हमारे संबंध में काफी बदलाव आया। हमारे संबंध काफी, जो बीच में मतलब थोड़े ड्राई होते थे, वो आज के दिन में मतलब फिर से अच्छे हुए हैं। बाहर से किसी को ऐसा नहीं था कि भाई संबंध में ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, और ऐसा बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं था। फिर भी क्या है कि जब भी अलग अलग रहते हैं, बच्चों का मैरिज होता है अलग अलग, तो फिर क्या है कि थोड़ा बहुत अंदर से महसूस होता है कि कुछ थोड़ा बहुत ड्राइनेस चालू हुआ है। लेकिन ये मिलने से हमारा काफी अच्छा उसमें परिवर्तन आया है। और वही वजह से आज 3 साल के बाद आप आपको बताने का मन हुआ और ये प्रोग्राम का आयोजन किया है। हमारे काफी मित्र आज के एकदम इम्पोर्टेंट प्रोग्राम छोड़ के आज जुड़े हैं, उन सबके प्रति मैं कृतज्ञ हूं। और अभी मैं सुरेंद्र पाठक जी का, जो अपने साथ आज है, उनका शॉर्ट में जो भी उनका इंट्रोडक्शन है वो करके फिर अपन प्रोग्राम चालू करते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र पाठक is working as a consultant of Dr. Ambedkar University, Mahor, MP, and adjacent professor, Gujarat Vidyapeeth, Ahmedabad. He was professor and head department of Chetna Vikas Mulya Shiksha at IASC University, Sardar Shahar, Rajasthan,
and director at Jivan Vidya Study Center, Somaiya Vidya Vihar. Somaiya Vidya Vihar. He has a multidisciplinary academic background, MTech in Applied Geology, MJMC in Mass Communication and Journalism, post-graduation in Yogic Science and Diploma in Naturopathy. He did his Doctor of Philosophy PhD in Linguistics from Dr. H.S. Gaur, Sagar University, MP. He has worked for around 20 years in the field of Hindi journalism. He has taught universal human values, Chetna Vikas Mulya Shiksha in Somaiya Vidya Vihar, Mumbai for 3 years, and IASC University around 6 years. Before that, he taught mass communication and journalism in Makhanlal National University of Journalism, Bhopal, and other universities around 10 years. He has written hundreds of articles and editorials in various Hindi newspapers. He presented papers, chaired and session in various national and international conferences and seminars. Dr. Pasak is a serious reader and prabodhak of Madhyastha Darshan Sahastitwavad called Jivan Vidya, which is propounded by Pujya Sri A. Nagaraj. Madhyastha Darshan elucidated the inherent order in the existence and has been expounded in the form of universal aphorism. It is completely free of mysticism for realization of human goal. Madhyastha Darshan Sahastitwavad contemplates on coexistence in the whole existence, mutual fulfillment and cyclicity in nature, nature-friendly ways and behavior in society, value-based justice in family, and contemplate with right understanding in an individual. He propounded a global order, Parivar Mulak Swaraj Vyavastha, for future generation as an alternative system. थैंक यू। और मैं डॉक्टर सुरेंद्र पाठक जी को अभी निमंत्रण देता हूं, तो ये बात रखेंगे और उनके सेशन के बाद फिर अभी अपने सब मित्र है तो उनको कुछ भी उसके बारे में पूछना है, कुछ भी बात है तो वो अपन बात कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर सुरेंद्र पाठक जी को निमंत्रण देता हूं, वो अपनी बात आगे रखे। थैंक यू। सभी को नमस्कार। नमस्कार सुरेंद्र भैया और दिनेश भाई और सब प्रद्युम्न भाई, सबको नमस्कार। जी जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं सभी को। हाँ जी। ये बराबर चालू कर जी। तो मैं अपनी बात सबसे पहले मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के जो प्रतिपादक हैं, जिन्होंने इस दर्शन को मानव जाति के सम्मुख प्रस्तुत किया, उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं। उसके बाद उनकी अनुसंधान की जो पृष्ठभूमि है उसकी बात करेंगे और फिर उन्होंने जो वाङ्मय रचना की है और किस प्रकार से मानव जाति को विकल्प प्रस्तुत किया है, इन 4 मुद्दों पे मैं एक परिचयात्मक संबोधन जो है आपके सम्मुख रखूंगा। दर्शन की तात्विकता पे हम लोग कोई यदि प्रश्न आते हैं तो उन प्रश्नों के आधार पे उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। पूज्य ए नागराज जी वेद मूर्ति परिवार से थे, जिस परंपरा में वेदों को कंठस्थ करा दिया जाता है और बचपन से ही उनका वेदों के उच्चारण का अभ्यास होता है। उस परंपरा से उन्होंने कर्नाटक हासन डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था और 1920 में उनका जन्म हुआ। लगभग 20 वर्ष की आयु तक वो लोग कृषि करते थे और अपना वेदाभ्यास करते थे, साधना करते थे। उनके परिवार में आगम तंत्रोपासना विधि की साधना थी और उनके परिवार में ऐसे अनेक महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने समाधि को अर्जित किया है। उनकी भूमिगत समाधियां जो है वो अभी भी हासन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में देखी जा सकती है।
उनके मन में वेदांत को लेके कुछ अपने प्रश्न थे, तो उन्होंने उन प्रश्नों को अपने जो बुजुर्ग लोग हैं उनके सामने रखा। और उसमें एक बिल्कुल सरल सा प्रश्न था कि गाय से गाय का बच्चा पैदा होता है, बकरी से बकरी पैदा होती है, आदमी से आदमी पैदा होता है, तो ब्रह्म सत्य से जगत मिथ्या कैसे पैदा होगा? यदि ब्रह्म सत्य है तो जगत भी सत्य होना चाहिए, ऐसा उनका प्रश्न था। इस प्रश्न को लेकर उन्होंने अपने बुजुर्गों से बात की। उनके बुजुर्गों में उनके चाचा और पिताजी के अतिरिक्त मामा परिवार भी जो है वो वेदांत के अच्छे विद्वान माने जाते हैं। उनके परंपरा से कई लोग अभी भी मठाधीश हैं। बनारस में भी एक मठ है जो उनके मामा के बेटे जो है उसको संचालित करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है जब बुजुर्ग नागराज जी के प्रश्नों का उत्तर देने में पूरी तरह से समर्थ नहीं हुए, तो वो श्रृंगेरी पीठ से जुड़े हुए थे इनके परिवार के लोग। तो श्रृंगेरी पीठ के जो शंकराचार्य जी थे, चंद्रशेखरन सरस्वती, उनके पास उनको लेके गए। चंद्रशेखरन सरस्वती जो अभी वर्तमान में शंकराचार्य है, उससे 2 पीढ़ी पहले के शंकराचार्य थे। और उन्होंने उनके प्रश्नों को सुनने के बाद ये कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर समाधि में मिलेगा और इसलिए तुमको समाधि में जाना पड़ेगा। उसी समय और भी जो आचार्य थे उनसे विचार विमर्श करने के बाद नागराज जी ने तय किया कि मैं समाधि के लिए प्रयास करूंगा। और वो अपने परिवार से माता पिता की इजाजत लेके अपनी पत्नी के साथ 1950 के आसपास अमरकंटक आ गए। वहां उन्होंने आगम तंत्रोपासना विधि से साधना की, श्री विद्या की, पुरुष चरण किया और उसके बाद उनको समाधि उपलब्ध हो गई। लगभग 20 साल उसको इस कठोर साधना में उनको लगा। उनका जो परिवार था वो जंगल से फल फूल आदि औषधियों को अपना तोड़ के अपना जीविकोपार्जन करता था और नागराज जी ज्यादा समय जो है समाधि की साधना के लिए अपने को नियोजित किए हुए थे। 20 साल में उनको समाधि हो गई। समाधि में ऐसा कहा गया था कि अज्ञात ज्ञात होता है, लेकिन नागराज जी को जो अज्ञात था वो ज्ञात नहीं हुआ। ऐसा उन्होंने लिखा है समाधि के बारे में कि उन्होंने समाधि तो हो गई, समाधि में आशा विचार इच्छा शांत हो गए और समाधि की अवस्था में वो काफी 2 साल तक प्रतीक्षा करते रहे कि अज्ञात जो है वो ज्ञात होगा, उनके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। तो उन्होंने पातंजल योग सूत्र में विभूति पाद में एक संयम नाम की साधना का उल्लेख है जो समाधि के उपरांत की साधना है। तो उन्होंने समाधि के उपरांत जो साधना है संयम, जिसमें ऐसा लिखा है धारणा ध्यान समाधि त्रयमेव एकत्रत्वा संयमा। तो उन्होंने संयम की साधना की और संयम की साधना में उनको आगे फिर 10 साल लगा। 10 साल में समाधि की अवस्था में जाकर अपने प्रश्न को उन्होंने धारणा में चित्त की भूमि में उसको प्रतिष्ठित किया और उसके बाद उनको सभी प्रश्नों के उत्तर आना शुरू हो गए। और उस अवस्था में उन्होंने संयम काल में अपने सारी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आकाश संयम किया और आकाश संयम के साथ साथ जो भी दर्शन संबंधी जिज्ञासाएं थी वो अपनी धारणा में लाके उनके उत्तर को प्राप्त किया, जिसको उन्होंने 4 दर्शन 3 वाद और 3 शास्त्र के रूप में मानव जाति को प्रस्तुत किया है। नागराज जी 2016 में उनका शरीर शांत हो गया। उस समय उनकी आयु 97 साल की थी। 96 पूरा हो गया था, 97 में प्रवेश किया था। तो इस प्रकार से लगभग 96 साल तक वो समाधि संयम साधना के उपरांत लगभग 30 साल मानव जाति में इसको प्रतिष्ठित करने के लिए, मध्य दर्शन से अस्तित्ववाद को प्रतिष्ठित करने के लिए, उसके लोक व्यापीकरण करने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। और उनके प्रयासों से इसमें से कुछ चीजें निकल के शिक्षा परंपरा में प्रतिष्ठित हुई।
जैसे एक यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का एक प्रोग्राम निकला, जिसको देश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इंडक्शन प्रोग्राम और एक क्रेडिट कोर्स के रूप में पढ़ाया जाता है। AICTE ने पूरे देश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को कंपलसरी प्रोग्राम के रूप में अडॉप्ट किया। इसके अलावा स्कूल शिक्षा में छत्तीसगढ़ राज्य ने और दिल्ली सरकार ने जो है नागराज जी के अनुसंधान के ऊपर प्रयोग के रूप में इसको स्वीकार किया और छत्तीसगढ़ में लगभग 1 लाख टीचर्स का ट्रेनिंग मध्य दर्शन से अस्तित्ववाद के आधार पर दिया गया। उसके बाद उसमें से कुछ कैरिकुलम डेवलपमेंट का काम हुआ, कुछ पुस्तकें बनाने का काम हुआ और वो छत्तीसगढ़ के एजुकेशन में उसको लागू किया गया। दूसरा, दिल्ली में जो दिल्ली सरकार है उसमें मनीष सिसोदिया जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर हैं। उन्होंने नागराज जी के मार्गदर्शन में मध्य दर्शन से अस्तित्ववाद को समझने के लिए उनके अमरकंटक में जाके उनसे सीखा और सीखने के बाद उन्होंने कहा कि वो शिक्षा में इसका प्रयोग करना चाहते हैं। तो नागराज जी की अनुमति से उन्होंने दिल्ली में शिक्षा में मध्य दर्शन से अस्तित्ववाद के आधार पे एक हैप्पीनेस कैरिकुलम को जो है एस्टेब्लिश किया और दिल्ली सरकार के सभी शिक्षकों के लिए इसको अनिवार्य प्रशिक्षण के रूप में इसको उन्होंने निर्देशित किया। उसके आधार पर लगभग 40,000 शिक्षकों का प्रशिक्षण अभी तक वहां हो चुका है। हमारे बीच में सोम देव त्यागी भाई हैं जो इस पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व करते हैं और टीचर मेंटर्स के माध्यम से इसको विद्यार्थियों तक ले जाने का प्रयास जो है वो चल रहा है। तो एक काम जो नागराज जी का है वो परंपरा में किस तरीके से आया उसका एक पृष्ठभूमि रखा। दूसरा, उन्होंने न्याय परंपरा को लेकर भी कुछ मौलिक प्रश्न थे। उन प्रश्नों को उन्होंने तत्कालीन जो न्यायाधीश थे, जिसमें जस्टिस वेंकट चलैया प्रमुख व्यक्ति थे, वो कर्नाटक हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे, उस समय नागराज जी से उनकी भेंट हुई और नागराज जी ने उनके सामने जो है न्याय के सिद्धांतों को लेकर 1 महीने का शिविर उनके निवास पे किया, जिसमें जुडिशरी के काफी लोग उसमें शामिल होते थे और नागराज जी ने न्याय के सिद्धांतों को उनके समक्ष प्रस्तुत किया। प्रस्तुत करने के बाद ये तय हुआ कि हमारे संविधान में कुछ एक वैल्यू सिस्टम और आचार संहिता कुछ होना चाहिए, जिससे नागरिक चरित्र जो है, हर नागरिक का जो है चरित्र निर्माण का काम हो सके। इसका एक प्रस्ताव तैयार किया गया। वेंकट चलैया के नेतृत्व में यह प्रस्ताव तैयार किया। वेंकट चलैया उस समय मैंने बताया कि कर्नाटक हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस थे और उस प्रस्ताव को तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया। शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के थे, हिंदी भाषी थे, लेकिन उन्होंने वेंकट चलैया जो हिंदी भाषी नहीं थे, कन्नड़ और अंग्रेजी के जानकार थे, उनसे ये कहा कि आप इसको अंग्रेजी भाषा में तैयार करके लाइए। और जब ये अंग्रेजी में इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ तब तक शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति पद उनका समाप्त हो गया कार्यकाल, तो वो प्रस्ताव जो है वैसा ही रहा। लेकिन बाद में जाके अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एक संविधान समीक्षा आयोग बनाया गया, जिसमें वेंकट चलैया को उसका चेयरमैन बनाया और फिर उन्होंने नागराज जी से पुनः संपर्क किया और संविधान समीक्षा आयोग में न्याय के सिद्धांतों को नागराज जी ने जो प्रतिपादित किए थे उन सिद्धांतों को उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में शामिल किया। लेकिन हमारी सरकारें जो है वो संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिशों को लागू करने में अभी तक सफल नहीं हुई। तो ये 2 काम जो है नागराज जी के दर्शन से निकले हैं। इसमें जो शिक्षा में काम हुआ, इससे जो वातावरण देश में बना और उस वातावरण से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी निकल के आई है, जिसको हम लोग NEP 2020 बोल रहे हैं, उसमें 2 चीजें जो है मध्य दर्शन से आई हैं, ऐसा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। एक है जिसको व्यवहार शिक्षा बोल रहे हैं और दूसरी स्किल एजुकेशन है। ये 2 चीजों की बात जो है मध्य दर्शन या शिक्षा के जो प्रयोग नागराज जी ने किए हैं,
उसको पिछले 20 सालों से हम लोग देश भर के शिक्षाविदों के बीच में रख रहे हैं। और मुझे लगता है कि व्यवहार शिक्षा जो है एक अनिवार्य कंपोनेंट है। तो व्यवहार शिक्षा का कंपोनेंट एनईपी ने जो है स्वीकार किया है। और एनईपी का ये भी कहना है कि यदि बच्चों को स्किल एजुकेशन नहीं मिलती है, केवल स्मृति के आधार पे यदि हमको सूचनाएं उनकी मानस में स्थापित कर देते हैं, तो उससे उनके जीवन में कोई सकारात्मक गुणात्मक परिवर्तन नहीं आता है। तो इसलिए ये निश्चित हुआ कि हर बच्चा जो है परिवार में कैसे जीना है, परिवार में जो संबंध है उनका निर्वाह कैसे करना है, संबंधों में क्या अपेक्षाएं हैं, और कैसे न्यायपूर्वक परिवार में सभी संबंधों में लोग जी सकते हैं, और परिवार के बीच में कैसे संबंध निर्वाह होता है, परिवार के बीच में कैसे न्याय होता है। तो इसको न्याय की एक अवधारणा को शिक्षा में प्रतिष्ठित करने का काम मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के आधार पर हो रहा है। तो ये मैंने एक छोटा सा परिचय दिया है। नागराज जी के अनुसंधान की विधि भी मैंने बता दी, और जो बुनियादी प्रश्न थे वो बता दिए। लेकिन इसी बीच में भारत में जिसको हम कहते हैं भौतिकवाद का प्रभाव जो है बहुत बढ़ गया। भौतिकवाद के प्रभाव के कारण से भौतिकवाद के विकल्प के रूप में भी नागराज जी के सामने इसका विकल्प प्रस्तुत करने का भी प्रश्न खड़ा हुआ, और उन्होंने समाधानात्मक भौतिकवाद नाम का एक ग्रंथ लिखा जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विकल्प है। जो कार्ल मार्क्स का जो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म है, जो कहता है कि मैटर में इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट होता है, और यही कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पूरी मानव जाति में बना रहता है। उसकी जगह नागराज जी ने कहा कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करते हुए वो नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीती है। प्रकृति जिसको हम जड़ प्रकृति कहते हैं उसमें नियम नियंत्रण संतुलन है, मानव जाति में न्याय धर्म सत्य के रूप में जीना होता है, और न्याय धर्म सत्य के रूप में जीना जो है वो नियंत्रण संतुलन के साथ ही होता है, निश्चित आचरण के साथ होता है। और इसीलिए नागराज जी ने निश्चित आचरण के रूप में मानवीयतापूर्ण आचरण को प्रतिपादित किया, और उसी के बाद उन्होंने एक आचार संहिता लिखी जिसका नाम है मानवीय आचार संहिता रूपी मानव संविधान। इस मानवीय आचार संहिता में जो हमारे पास परंपरागत आचार संहिता थी, जिसको हम लोग मनु की आचार संहिता बोलते हैं, मनु की आचार संहिता में 4 वर्ण 4 आश्रम स्वर्ग नरक पाप पुण्य भय आस्था प्रलोभन इस तरीके के कुछ कंपोनेंट हैं। इस कंपोनेंट के आधार पर समाज को विभाजित परिभाषित करने का और नियंत्रित करने का प्रयास जो है मनु महाराज ने किसी एक काल में किया था। नागराज जी ने वर्तमान समाज की समीक्षा करने के बाद ये पाया कि अब 4 वर्ण 4 आश्रम में जीना सहज नहीं है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि मानव को मानव की तरह से जीने की आवश्यकता है। और इसीलिए उन्होंने 4 वर्ण के आधार पे जो आचरण का विभाजन किया था उसको उन्होंने अखंड आचरण के विभाजित न करते हुए अखंड मानवीय आचरण को जो है प्रस्तुत किया, जो सर्व मानव का आचरण हो सकता है। उन्होंने जो दर्शन प्रतिपादित किया इसके लिए उसका नाम है मानव व्यवहार दर्शन। मानव व्यवहार दर्शन जो है एक लगभग 200 पेज की पुस्तक है। आप यदि उसको देखेंगे तो उन्होंने व्यवहार की मीमांसा करी है। व्यवहार किस तरीके से संबंधों में रहता है, उनमें मूल्य कैसे रहते हैं, वो व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र में व्यवहार किस तरीके से प्रकाशित होता है, अभिव्यक्त होता है, उसको उन्होंने मानव व्यवहार दर्शन में प्रस्तुत किया है। दशरथ भाई ने उसका अध्ययन किया है, इसलिए वो उस बात को समझ सकते हैं। अभी मैं केवल परिचयात्मक बात कर रहा हूं, तो इसलिए मैंने कहा कि व्यवहार दर्शन को पढ़ने से आप व्यवहार की पूरी मीमांसा को समझ सकते हैं। इसके बाद उन्होंने कर्म दर्शन लिखा जो कर्म की मीमांसा है, और इन दोनों के आधार पे उन्होंने अभ्यास दर्शन लिखा कि ये जो कर्म है और जो व्यवहार है मानव के जीवन में किस तरीके से अभ्यास पूर्वक प्रतिष्ठित हो सकता है, और इसीलिए उन्होंने मानव अभ्यास दर्शन लिखा। और एक उन्होंने अनुभव दर्शन लिखा। मूलतः हमारे जितने भी आचार हुए हैं, न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा और उत्तर मीमांसा जो दर्शन परंपराएं हैं या दर्शन के जो मत हैं,
उसमें सभी आचार्य लोग जो हैं अपने दर्शन का प्रतिपादन व्याख्या जो है प्रस्तुत करते हैं, जो किसी ना किसी बड़े अपौरुषेय ग्रंथों के रूप में मानव परंपरा के सामने, खासकर हिंदू परंपरा के सामने रहे हैं। तो उसी में उत्तर मीमांसा का जो काल है और उससे पहले जो पूर्वी मीमांसा है, जो जैमिनी आदि ऋषियों ने पूर्वी मीमांसा की है, और उत्तर मीमांसा गौड़पादाचार्य जी से शुरू होके शंकराचार्य जी, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य और चैतन्य महाप्रभु ने उसको 6 मतों के रूप में प्रस्तुत किया, जिसको हम लोग अद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि बोलते हैं। इन मतों में ब्रह्म सूत्र के आधार पे व्याख्याएं जो है की गई हैं। इसमें मूल जो आधार ग्रंथ है उसको ब्रह्म सूत्र है। हालांकि ब्रह्म सूत्र के मूल में वेद ही है। वैदिक परंपरा को हम लोग श्रुति कहते हैं। श्रुति के बाद स्मृतियां हैं, जिसमें हमारी स्मृति ग्रंथ है और पुराण है, और उसके बाद जो है श्रीमद् भगवद गीता है, और उसके बाद दर्शन की पुस्तकें हैं, फिर इतिहास ग्रंथ हैं जिसमें महाभारत, रामचरितमानस है। ये इसको हम लोग कहते हैं कि भाई ये वैदिक परंपरा है। तो नागराज जी ने भी ब्रह्म सूत्र के आधार पे अनुभव दर्शन को प्रतिपादित किया। उन्होंने संयम काल में जो भी अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में देखा, उसको उन्होंने अनुभव दर्शन में प्रतिपादित किया। एक छोटी सी पुस्तिका है, मुझे लगता है कि शायद 60-70 पेज की पुस्तिका है, जिसमें उन्होंने मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा और अस्तित्व में जो सह अस्तित्व है उसके आधार पे सारी मीमांसा को, अनुभव काल की मीमांसाओं को उन्होंने प्रस्तुत किया है, जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। और अनुभव दर्शन के माध्यम से उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि जो विगत में ऐसा कहा गया कि आत्मा, परमात्मा आदि जो है वो अनिर्वचनीय है, अव्यक्त है, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। श्रद्धेय नागराज जी ने अपने अनुभव दर्शन में इसको प्रतिपादित किया, और उन्होंने कहा कि जो आत्मा परमात्मा है या जो ब्रह्म है या ब्रह्म की सत्ता है, उसको आचरण में हम पूरा समझ सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने ब्रह्म को आचरण में किस प्रकार से समझा जा सकता है, उसके आधार पे जिया जा सकता है, उसको उन्होंने अनुभव दर्शन में प्रतिपादित किया। तो इस प्रकार नागराज जी ने 4 दर्शन, और इन 4 दर्शन के आधार पे 3 वाद उन्होंने प्रस्तुत किए, जिसमें से एक वाद है जिसको मैंने कहा कि जो संघर्षात्मक, जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद था, जो कार्ल मार्क्स का था, जिसको हम लोग डायलेक्टिक मटेरियलिज्म कहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मैटर में इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है, उसके विकल्प के रूप में उन्होंने समाधानात्मक भौतिकवाद प्रस्तुत किया। उन्होंने तार्किक तरीके से मार्क्स के तर्कों का खंडन करते हुए ये कहा कि परमाणु से लेके ग्रह, गोल, नक्षत्र तक जितनी भी इकाइयां हैं वे सभी स्वयं में व्यवस्था हैं और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करती हैं। जैसे परमाणु के अंश परमाणु व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, परमाणु अणु व्यवस्था में भागीदारी करता है, अणु रस रसायनों की व्यवस्था में भागीदारी करता है, रस रसायन जो है प्राण कोशा की व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, प्राण कोशाएं वनस्पति संसार की व्यवस्था में और वनस्पति संसार जीव संसार की व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, और ये सभी मानव के साथ भागीदारी में है। इसी को सह अस्तित्व कह रहे हैं। इन सब के मूल में परमाणु है। परमाणु ही व्यवस्था की मौलिक इकाई है। परमाणु के अंश में व्यवस्था यानी आचरण का कोई पहचान नहीं होता है। इसमें मानव को छोड़ के शेष प्रकृति जो है व्यवस्था में है, यानी नियम में है, नियंत्रण पूर्वक है, संतुलन में है, निश्चित आचरण में है। केवल मानव ही एकमात्र ऐसी इकाई है जो कि अनियंत्रण में है, अनिश्चित आचरण में है। ऐसा हमको अस्तित्व में समझ में आता है मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में। फिर उन्होंने कहा कि यदि मानव अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित होता है, जिसको उन्होंने धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा के रूप में या न्यायपूर्ण, मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में, यदि वो अपने आचरण में प्रतिष्ठित होता है तो मानव भी निश्चित आचरण पूर्वक इस धरती पे अनंत काल तक जी सकता है। यदि अनिश्चित आचरण में मानव जीता है तो जिस प्रकार से हमने धरती को तबाह कर दिया है, मानव समाज जो है होता हुआ युद्ध हिंसा में दिखता है, जिसको हम लोग एथनिक वायलेंस के रूप में देखते हैं या समुदायों के संघर्ष के रूप में देखते हैं या धार्मिक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के रूप में देखते हैं और भी इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट के रूप में देखते हैं। वैसा ही मानव जाति को जीना पड़ेगा यदि वो व्यवहार के सिद्धांतों को, न्याय के सिद्धांतों को या मूल्यों के साथ जीने को पहचान नहीं पाते हैं। फिर उन्होंने
इसके आधार पे जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद था उसके आधार पे जो संघर्षात्मक जनवाद मानव जाति में आया है, जिसमें ऐसा मान लिया गया कि सभी प्रकार के संवादों के मूल में कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व है, संघर्ष है। उसकी जगह नागराज जी ने कहा कि जो संवाद है वो व्यवहारात्मक संवाद होना चाहिए, क्योंकि मानव जो है व्यवहार पूर्वक जीता है, मानव मानव संबंध में, और मानव शरीर के साथ जब जीता है तो जिसको मानव प्रकृति संबंध कहते हैं, मानव के शरीर की आवश्यकताएं प्रकृति से पूरी होती हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी आदि के योगफल में जो भी खाद्यान्न मानव को चाहिए वो प्रकृति से उपलब्ध होते हैं। इसलिए मानव प्रकृति संबंध में भी मानव जीता है। तो कहते हैं कि जो व्यवहार में जीने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, यदि उसको पहचान कर उनके आधार पे संवाद को मानव परंपरा में यदि प्रतिष्ठित किया जाता है, तो ये जो संघर्षात्मक जनवाद है उसकी जगह व्यवहारात्मक जनवाद को प्रतिष्ठित किया जा सकता है। तीसरा वाद उन्होंने जो प्रतिपादित किया उसका नाम है अनुभवात्मक आध्यात्मवाद। तो हमारी जो वेस्टर्न जो फिलोसोफर्स हैं, थिंकर्स हैं, उन्होंने कहा कि जो इंडियन फिलोसफीज हैं वो मिस्टिक फिलोसफी है, रहस्यवादी फिलोसफी है, और इसीलिए उनकी यूनिवर्सलिटी को पहचाना नहीं जा सकता है। और फिर मटेरियलिस्टिक जो फिलोसफीज हैं उनको एस्टेब्लिश किया गया, और अकेला केवल वेदांत के साथ ऐसा हुआ है या हिंदू दर्शनों के साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। इसके अलावा जो अब्राहमिक फिलोसफीज हैं उनको भी उन्होंने फेथ सेंट्रिक फिलोसफी कह के उसको रिजेक्ट कर दिया। तो जो पश्चिम के जो फिलोसोफर थे या जो मटेरियलिस्टिक फिलोसोफर्स थे, उन्होंने कहा कि ज्यादातर जो रिलीजियस फिलोसफीज हैं वो मिस्टिक फिलोसफीज हैं, उनका कोई प्रमाण नहीं मिलता है ना। तो नागराज जी ने इसीलिए इस रहस्यात्मक जो दर्शन है उन रहस्यात्मक दर्शन के विकल्प में अनुभवात्मक दर्शन को प्रतिपादित किया। अनुभवात्मक दर्शन का मतलब है कि हर व्यक्ति उसको अपने जीने में प्रमाणित कर सकता है, उसको तर्क सम्मत विधि से समझ सकता है, अपने व्यवहार में, आचरण में उसको जी के प्रमाणित कर सकता है। ऐसे दर्शन को उन्होंने प्रतिपादित किया, उसका नाम उन्होंने रखा है अनुभवात्मक आध्यात्मवाद। और उसी अनुभवात्मक आध्यात्मवाद के आधार पे हम लोग रहस्यात्मक, या जिसको हम कहते हैं कि ईश्वर रहस्य, आत्मा रहस्य या ब्रह्म जो है वो रहस्य है, उसकी जगह हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्म को समझा जा सकता है, जिया जा सकता है, आत्मा को समझा जा सकता है, आत्मा को समझा जा सकता है, उसके साथ जिया जा सकता है, उस मानसिकता के साथ जिया जा सकता है। ऐसे संवाद को हम लोग स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने 3 जो है वो शास्त्र लिखे हैं। पहला शास्त्र है जिसका नाम है व्यवहारवादी समाजशास्त्र। अभी जो हम लोग एजुकेशन में जिस सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं या सोशल साइंसेस को पढ़ते हैं, उन सब की जो दिशा है भौतिकवादी दृष्टिकोण के कारण से वो भोगोन्मादी हो गई। भोग की ओर जाने वाली प्रवृत्तियों को शिक्षा के माध्यम से प्रतिष्ठित होते हुए हम सब, आप सब जो यहाँ बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ लोग हैं, जिंदगी की बहुत सारी सालों को उन्होंने देखा है, बहुत से परिवर्तनों को देखा है। तो मुझे लगता है कि जो भोगवादी प्रवृत्तियों को बढ़ते हुए भी आप लोगों ने देखा ही है। तो नागराज जी कह रहे हैं कि जो समाज है वो व्यवहारवादी समाज होना चाहिए। व्यवहारवादी समाज का प्रतिपादन उन्होंने व्यवहारवादी समाज शास्त्र में प्रस्तुत किया है, और ये मूल रूप से जो भोगवादी समाज है उसके विकल्प के रूप में है। जो भोगोन्मादिता है या भोगोन्मादी जो प्रवृत्ति है उनके विकल्प, उनके समाधान के रूप में शिक्षा में किस प्रकार से व्यवहारवादी समाज शास्त्र को प्रतिष्ठित किया जाता है उसका दिशा निर्देश उन्होंने इस पुस्तक में दिया है। दूसरी जो शास्त्र है उसका नाम है मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान। फ्रायड और उससे जुड़े हुए बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने कहा, जैसे फ्रायड ने कहा सेक्स इज कॉमन एंड नेचुरल इन ऑल बीइंग्स, तो उन्होंने काम वासना को केंद्र में रखकर मनोविज्ञान का विकास किया। और बहुत सारे जो उनके समर्थक जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने इसका समर्थन किया, और ये हमारी शिक्षा में, मीडिया में, माध्यमों में, आचरण में, हमारी कला संस्कृति में घुल गया, और उसके कारण से कामोन्माद हम पूरे समाज में देख रहे हैं। यदि हम इंटरनेट की वस्तु को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उसमें 60% से ज्यादा मटेरियल इसी से संबंधित है।
तो इससे लगता है कि जो कामोन्मादी मनोविज्ञान मानव जाति में छा गया, उसके विकल्प की आवश्यकता थी और इसीलिए नागराज जी ने एक मनोविज्ञान प्रतिपादित किया, उसका नाम है मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान। तो मानव को उन्होंने कहा कि मानव जीवन और शरीर के सह अस्तित्व में है, जिसमें जीवन में होने वाला क्रियाकलाप जब मानवीय आचरण में परावर्तित होता है तो वो मानव संचेतना के रूप में रहता है, जिसको हम लोग संचेतनावादी मनोविज्ञान कह रहे हैं। अभी जो मनोविज्ञान है, जैसे हम लोग परंपरागत मनोविज्ञान की बात करते हैं, वो ज्यादा भक्ति विरक्ति की ओर जाता है। वो भक्ति विरक्ति के ओर जाने के कारण से वो आचरण में परिलक्षित नहीं होता है। नागराज जी ने जो मनोविज्ञान को प्रतिपादित किया, वो आचरण में कैसे परिलक्षित हो सकता है, प्रमाणित हो सकता है, कैसे वो जीने में उतर सकता है, उस प्रकार के मनोविज्ञान की बात की। और उन्होंने कहा कि जो जीवन होता है, जीवन में 5 उसके भाग हैं, जिसमें मन है, वृत्ति है, चित्त है, बुद्धि है, आत्मा है। और मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा में मिला के 122 प्रकार के आचरण होते हैं, जिसमें मन में 64 आचरण होते हैं, वृत्ति में 36 होते हैं और चित्त में 16 आचरण होते हैं, बुद्धि में 4 आचरण हैं और आत्मा में 2 आचरण हैं। इस प्रकार से तो 122 प्रकार के आचरण को जो मानव संचेतना में यानी मानव के आचरण में प्रमाणित हो सकते हैं, इस प्रकार के प्रमाणित होने वाले आचरण को उन्होंने 122 आचरण के रूप में प्रतिपादित करके मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान मानव जाति के सम्मुख लोकार्पित किया है, जो मुझे लगता है कि एक बड़ी पूंजी है। हम सब लोगों का ये दायित्व है कि ऐसे अनुसंधान को समझकर उसको लोकव्यापी करें, उसको शिक्षा में प्रतिष्ठित करें। इसके बाद उन्होंने एक और शास्त्र लिखा, उस शास्त्र का नाम है आवर्तनशील अर्थशास्त्र। अभी जो अर्थशास्त्र है वो लाभोन्मादी अर्थशास्त्र है, उसमें उसके केंद्र में जो वस्तु है वो लाभ है। नागराज बाबा जी ने कहा कि लाभ की जगह जो अर्थशास्त्र है वो आवर्तनशील अर्थशास्त्र होना चाहिए, यानी हम अपनी इकोनॉमी ऐसी डेवलप करें जो साइक्लिक हो। अभी लीनियर इकोनॉमी है और लीनियर इकोनॉमी के कारण से जो जंगल, जमीन और जल आदि है वो सब प्रदूषित हो गया है और आवर्तनशीलता ना होने के कारण से मिनरल का भी डिप्लीशन हो गया है और मानव जाति धीरे धीरे संकटग्रस्त हो गई है। और जो उत्पादन प्रणालियां हैं वो प्राकृतिक नियमों की उपेक्षा करके उनको नकार के उत्पादन प्रणालियों को हमने मानव परंपरा में प्रतिष्ठित किया है। नागराज जी कह रहे हैं कि उत्पादन प्रणालियों को आवर्तनशील विधि से हम लोग पुनः परिभाषित कर सकते हैं और उसको प्रतिष्ठित कर सकते हैं। तो उन्होंने आवर्तनशील अर्थशास्त्र के रूप में एक वाङ्मय दिया है। ये वाङ्मय करीब 250 पेज में है और इसी में उन्होंने कहा कि परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था जो है इस तरीके से निकलती है और उन्होंने परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था का एक 10 सोपानीय मॉडल जो है वो मानव जाति को सम्मुख किया है। अभी हम लोग जिस प्रजातंत्र को अपनाए हुए हैं वो भी एक प्रतिनिधित्व सिस्टम है, प्रतिनिधित्व प्रणाली है, जिसमें हम लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं ग्राम पंचायत से लेके पार्लियामेंट के दोनों लोअर और अपर हाउस में। लेकिन नागराज जी ने कहा कि जो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था है उसमें हर परिवार में एक सभा होगी और वो सभा में अपना एक प्रतिनिधि को निश्चित करके वो 10 परिवारों के बीच में एक परिवार समूह में अपने परिवार के एक सदस्य को नामित करेगी और इस प्रकार से एक परिवार समूह सभा बनेगी। फिर ऐसी 10 परिवार समूह सभा एक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बना के ग्राम सभा में पहुंचाएंगे और इस प्रकार से उन्होंने 10 सोपानी व्यवस्था दी जो विश्व परिवार तक जो है जाती है। यदि हम इसको प्रमाणित करते हैं तो परिवार में और समाज में और परिवारों की परस्परता में हम एकता को, एकत्व को, सामरस्यता को, अखंडता को हम लोग पहचान सकते हैं। यदि परिवार में आचरण एक नहीं होता है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं कारण साम्यता, कार्य साम्यता और लक्ष्य साम्यता यदि परिवार में नहीं होती है तो परिवार में एक ही घर में रहते हुए लोग भी अलग अलग रहते हैं, उनमें एकता, एकत्व जो है वो महसूस नहीं होता है। और यदि परिवार के साथ हमारी एकत्व नहीं बनता है तो हमारा चेतना का विकास जो है वो व्यक्ति तक केंद्रित हो जाता है। तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि परिवार होते हुए भी परिवार में एकता नहीं है, संगठन नहीं है, परिवार में संबंध की स्वीकृति एकत्व के अर्थ में नहीं है।
और इसलिए परिवार होते हुए भी सभी लोग इंडिविजुअल के रूप में जीते हैं। तो इसलिए चेतना का विकास जो है व्यक्ति से परिवार तक नहीं होता है, परिवार से परिवार समूह तक चेतना जाती है, चेतना फिर ग्राम तक जाती है और विश्व परिवार तक जो है चेतना का विकास हो सकता है यदि 10 सोपानी व्यवस्था में देखें, या इसको आज की भाषा में समझें तो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र। तो हमारी चेतना जो है वो व्यक्ति तक है, परिवार तक है, समाज तक है, राष्ट्र तक है, अंतर्राष्ट्र तक है। इसका मूल्यांकन हम लोग कर सकते हैं और हम अपनी चेतना का विकास कैसे कर सकते हैं उसको नागराज जी ने बहुत ही अच्छे विधि से, हम लोग क्योंकि बहुत समय से अध्येता हैं, आधुनिक जो शिक्षा है, आधुनिक जो एकेडमिक डिसिप्लिन है उनके साथ साथ मेरा जो बचपन है वो इन सब दर्शन परंपराओं के अध्ययन में गुजरा है। मैं नागराज जी के संपर्क में 99 में आया था। उससे पहले मैंने भारतीय दर्शनों को पढ़ लिया था, गीता पढ़ ली थी, उपनिषद पढ़ लिया था, एक साधना विधि को अपनाया था। मैं ब्राह्मण परिवार का रहा हूँ तो इसलिए एक ब्राह्मण संस्कार भी हमारे परिवार में था और उसके आधार पे मैं कुछ साधना करके कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास करता था। मैंने काफ़ी समय भारत की आध्यात्मिक धाराओं को समझने में निकाला है। लगभग मुझे लगता है 20 साल मैंने इन आध्यात्मिक परंपराओं को समझने में निकाला है। उसी में से संयोगवश या मेरे अपने पुण्य के कारण से मैं श्रद्धेय नागराज जी के संपर्क में आया और मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर जो है इस यहाँ पर आके मिल गए। उससे मैंने अपने में एक तृप्ति को महसूस किया। मेरी जो विचार यात्रा थी, विचार यात्रा में एक विराम की स्थिति आई और जो समझने का श्रम था, उस श्रम से मैं मुक्त हो पाया और इतना मैं अपनी तरफ से बोल सकता हूँ। तो मैंने ये बताया कि नागराज जी जो है वो कर्नाटक के थे, वेदमूर्ति परिवार से थे, उनके यहाँ आगम तंत्रोपासना विधि, साधना विधि थी और वो लोग जो है कृषि करके जीते थे, खेती करके और उत्पादन करके जीते थे। फिर दूसरी बात मैंने बताया कि कुछ प्रश्न हुए, उन प्रश्नों के समाधान के लिए वो समाधि संयम में गए। संयम में उनको अस्तित्व जो है वो स्पष्ट हुआ और उसको उन्होंने दर्शन व संविधान के रूप में प्रतिपादित किया। इस दर्शनवाद संविधान को लेके हम लोग मानव परंपरा में इसके लोकार्पण करने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। इसमें हम जीवन विद्या के शिविर करते हैं जिसमें 7 दिन के शिविर होते हैं और इसके बाद इन वाङ्मयों का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद शिक्षा के मानवीकरण का एक काम कर रहे हैं और दूसरा काम हम लोग परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में जीने के रूप में इसको प्रतिपादित करने का काम हम कुछ एक समूह के रूप में कर रहे हैं। श्रद्धेय नागराज जी ने कोई संस्था नहीं बनाई है, उन्होंने लोगों के अंदर दर्शन और अपने जो अनुभव है उसको प्रतिष्ठित करने का काम किया है, इसलिए इसका स्वरूप संस्थागत नहीं है और जो उन्होंने व्यवस्था का डिजाइन दिया है वो परिवार मूलक है। यानी हर परिवार को समाधान समृद्धि संपन्न बनाना जो है वो लक्ष्य था। समाधान समृद्धि संपन्न परिवार अपनी समाधान को, समृद्धि को समाज के साथ जब उसका सदुपयोग करता है, उसी से परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था खड़ी होती है। इसलिए कोई संस्था का डिजाइन इसमें नहीं है। परिवार परिवार के रूप में परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था पूर्वक कैसे जिया जा सकता है उसको उन्होंने स्पष्ट किया है। बहुत सारे परिवार समूह ऐसा जीने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें कुछ छत्तीसगढ़ में है, 4-5 परिवार समूह महाराष्ट्र में है, कुछ एक परिवार समूह जो है वो उत्तर प्रदेश में है और मैंने ऐसा अभी सुना है कि अहमदाबाद में भी एक 4 परिवारों का समूह अभी बन गया है। लेकिन बहुत सारे परिवार समूह ऐसा जीने के लिए जो है संकल्पित दिखते हैं। आने वाले 10 साल में मुझे लगता है कि 100 के आसपास ऐसे परिवार समूह हो जाएंगे जो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था को प्रमाणित करेंगे। मुझे लगता है कि आज दशरथ भाई ने ऐसा कहा था कि आपको आधे घंटे में अपनी बात को रखना है। मैंने अपने आधे घंटे में संक्षेप में अपनी बातों को रखा है। इससे संबंधित यदि कुछ प्रश्न होंगे चर्चा तो उसमें चर्चा की जा सकती है। आप लोगों ने इस परिचय को, नागराज जी के अनुसंधान का जो परिचय मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसको बहुत धैर्य से सुना है, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। तो
अभी अपन ये मंच को प्रश्न के लिए खुला रख सकते हैं। तो अपने जो भी साथी है उनको कोई भी चीज का मतलब वो उसके बारे में कुछ बात करना है, ये करना है, तो अपन उसका डिस्कशन कर सकते हैं और प्रश्नोत्तरी का सेशन अपन कर सकते हैं। नमस्कार सुरेंद्र जी। नमस्कार वीरेंद्र भाई। यस सर। थी यस गोविंद, सुरेंद्र जी, आप जो बता रहे हैं शायद कई साल पहले आपने मुझे कोई पीपीटी भेजा था, हम कहीं मिल गए थे, याद तो नहीं है, लेकिन ट्रेन में या कोई ट्रेनिंग कोर्स में मिल गए थे। एक बार अनुरोध कर रहा हूँ कि कुछ आवाज आ रहा है कुछ। नहीं, वो वीरेन भाई बोल रहे हैं, तो जी, बाकी जी। लोग अपने माइक को म्यूट कर लें, तो फिर आवाज नहीं आएगा। हम थोड़े साल पहले आपने वॉइस नहीं आ रही है आपकी। તમારું મ્યુટ છે। मैं नहीं चालू से। ओके वीरेंद्र भाई, हाँ ओके अन, ओके। हाँ बस ओके ओके। सुरेंद्र जी, आपने जो बात बताई वो मुझे बहुत अच्छी लगी। कुछ साल पहले आपने वो मुझे पीपीटी के जरिए ये सब स्टफ भेजा था। मैं जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हूँ और हम कहीं मिल चुके हैं। मुझे प्रश्न ये है कि जो हम एजुकेशन के और वैल्यू एजुकेशन के बारे में जो कुछ आपने बताया, वो आप सही ढंग से इसी सिलेबस के माहौल में, जहाँ सिलेबस ही सर्वस्व है, इसमें आप कैसे सम्मिलित कर सके उसको? आप, मैं इसका उत्तर दूं ना? यस प्लीज। जी, तो मैंने जैसा आपको बताया कि आपको जो मैंने पीपीटी भेजी थी, उस समय जो परिचय शिविर होता था उसकी पीपीटी थी, मुझे अच्छे से याद है। यस यस। मुझे लगता है शायद हम लोगों के बीच में कोई एक व्यक्ति थे, शायद सुनील छेड़ा जी थे क्या? सुनील छेड़ा जी, या ये हो सकते हैं या महेश भाई हो सकते हैं। महेश भाई हो सकते हैं, साइन में। या अच्छा, मैं उस समय सोमैया विद्या विहार में था। यस यस। मैं जीवन विद्या के वहाँ डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट हुआ था, और हम लोग फैकल्टीज को ट्रेनिंग देते थे, सारे फैकल्टी। 30 वर्कशॉप मैंने सोमैया विद्या विहार में मुंबई में किए, और बाद में मुंबई यूनिवर्सिटी ने इसको कैरिकुलम में शामिल किया था। तो फिर ये 2007 से 2010 के बीच की बात है। लेकिन उसके बाद जो है ये प्रोग्राम चलता रहा, और अभी एआईसीटी ने, जैसा मैंने आपसे कहा कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के रूप में इसको कैरिकुलम में शामिल किया है। एक प्रोग्राम है जिसको वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम। स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का जो ओरिएंटेशन है वो 1 वीक का है। मतलब किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो उसको 3 वीक्स का इंडक्शन प्रोग्राम कंपलसरी किया है एआईसीटी ने। देखिए, ये हो सकता है कि कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज उसको सीरियसली नहीं कर रहे हों, लेकिन काफी जगह वो सीरियसली हो रहा है। दूसरा इसमें ये हुआ है कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का एक कंपोनेंट जो है क्रेडिट कोर्स के रूप में हम लोगों ने इंजीनियरिंग के सिलेबस में कंपलसरी किया है। रिसेंटली 2 साल पहले एआईसीटी ने ये डिसीजन लिया कि जितने भी टेक्निकल फैकल्टी डेवलपमेंट के प्रोग्राम होते हैं, एफडीपी जिनको बोलते हैं, उन एफडीपी में एक लेक्चर जो है ह्यूमन वैल्यूज का कंपलसरी होगा। तो मैं भी मैंने पिछले महीने ही जामिया में एक एफडीपी था, वहां पर एक लेक्चर लिया। उससे पहले भटिंडा में जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वहां पर एक लेक्चर मैंने उनके एफडीपी में लिया, जबकि वो ऑटोमेशन के ऊपर एफडीपी था। और एक मैंने ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी में भी लिया, जो महाराष्ट्र में ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी है, उसमें लेक्चर। तो एआईसीटी ने डिसीजन लिया कि ह्यूमन वैल्यूज का कंपोनेंट जो है वो निश्चित रूप से डालना है। वो कंपोनेंट हम लोगों ने मध्यस्थ दर्शन के आधार पर ही विकसित किया है।
दूसरा ये डिसीजन हुआ कि जितने भी फैकल्टीज हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मुझे लगता है कि लगभग 80,000 से 1 लाख के बीच में टीचर्स होंगे पूरे देश में। तो उन्होंने कहा 3 दिन का ओरिएंटेशन उनके लिए कंपलसरी है, जिसको एआईसीटी ही उसका सब अरेंजमेंट करता है। तो हम लोगों ने लास्ट ईयर तक, मुझे ऐसा याद है कि लगभग 6,000 टीचर्स का ट्रेनिंग हम लोगों ने किया था 3 दिन का। और 3 दिन के जो ओरिएंटेशन के बाद यदि कोई फैकल्टी इसमें इंटरेस्ट लेता है तो उनका 7 दिन का ओरिएंटेशन होगा। अभी मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूँ, तो उस यूनिवर्सिटी में एक सेंटर बनाया है, इंटरनेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर वैल्यू इनकलकेशन, कम्युनिकेशन एंड रिसर्च। और प्रोफेसर राजीव सांगल जो आईआईटी बीएचयू के डायरेक्टर थे, जिन्होंने इंडक्शन प्रोग्राम को इंडिया में लॉन्च किया है, उन्हीं के प्रपोजल पे जो है मिनिस्ट्री, एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने इसको एआईसीटी के माध्यम से इम्प्लीमेंट किया है। यूजीसी ने इसको थोड़ा सा चेंज किया है, यूजीसी ने जो अभी प्रस्ताव रखा है इंडक्शन प्रोग्राम का। तो इस प्रकार से हम लोग धीरे धीरे कैरिकुलम में उतर रहे हैं। दूसरी बात है कि जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें उन्होंने ह्यूमन वैल्यूज के कंपोनेंट को, व्यवहार शिक्षा के कंपोनेंट को और स्किल एजुकेशन को, और साथ साथ पूरी एजुकेशन को इंटरडिसिप्लिनरी, यानी जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने वाली एजुकेशन है, उसमें बदलने का प्रस्ताव रखा है। शायद आपने एनईपी को देखा होगा। तो एनईपी में उन्होंने कहा है कि कोई भी बच्चा किसी भी विषय को बदल सकता है, चेंज कर सकता है। यहाँ तक कि कॉमर्स का बच्चा साइंस में जा सकता है, साइंस का बच्चा जो है वो म्यूजिक सीख सकता है। ऐसा उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है। तो अभी आने वाले समय में यदि एनईपी इम्प्लीमेंट होती है तो काफी बहुत सारे परिवर्तन उसमें हो रहे हैं। मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो अभी 50 वेबिनार कर रही है एनईपी के ऊपर। उसमें से 17-18 वेबिनार हम लोग कर चुके हैं। उसमें ये निश्चित किया है कि हम लोग सभी सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, डीन हैं, उनके साथ हम लोग वेबिनार कर रहे हैं सब्जेक्ट को लेकर। और उसमें जैसे मेरी यूनिवर्सिटी सोशल साइंसेस की यूनिवर्सिटी है, तो सोशल साइंसेस से जो रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं, जैसे सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, आदि आदि जो सोशल साइंस के डिसिप्लिन हैं, उनके टीचर्स के साथ हम लोग ये वेबिनार कर रहे हैं। और हर सब्जेक्ट का वेबिनार 3 बार होगा। इस प्रकार से लगभग 52 के आसपास वेबिनार हम लोगों ने प्लान किए हैं। और उसमें ये वैल्यू का जो कंपोनेंट है वो कैसे डाला जा सकता है, और उसी को डालने के लिए ये इंटरनेशनल रिसोर्स सेंटर जो है एस्टेब्लिश हुआ है। ये सारी रिकमेंडेशन हमको नीति आयोग में प्रेजेंट करना है। तो 1 साल का हमको समय दिया है। इसमें सरकार हमको सहयोग कर रही है, और भारतीय शिक्षण मंडल जो है इसमें वो भी हमारे साथ में है। तो भारतीय शिक्षण मंडल और BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जिसमें मैं अभी कंसल्टेंट के रूप में हूँ, तो हम दोनों लोग मिल के जो वैल्यूज को कैसे एकेडमिक डिसिप्लिन में परकोलेट कर सकते हैं, इसको हम लोग फिर नीति आयोग को देंगे। और फिर नीति आयोग ने जो कैरिकुलम का एक नेशनल बोर्ड बनने वाला है, भारत सरकार ने अनाउंस किया एनईपी में, उसमें फिर नीति आयोग उनको निर्देशित करेगा कि कैसे इसको करना है। तो ये मैंने कहा कि एक कैरिकुलम में कैसे ले जा सकते हैं, उसकी एक यात्रा है। हम लोग स्कूल एजुकेशन में भी काम कर रहे हैं। तो मैंने 2 आपको उदाहरण बताए, दिल्ली सरकार का, छत्तीसगढ़ सरकार का। इसके अलावा कुछ एक्सपेरिमेंटल स्कूल चला रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल स्कूल का मतलब है कि जो हमने कंटेंट डेवलप किया है उसको पढ़ा के देख रहे हैं कि वो बच्चों के आचरण में उतरता है कि नहीं। तो जितने भी एजुकेशनल फिलॉसफीज हैं, उनको पहले ऐसे ही हुआ कि उनको पहले किसी 5 स्कूल या 10 स्कूल में उसको इम्प्लीमेंट करके देखा। यदि उसके रिजल्ट अच्छे आए तब उसको सरकार ने अडॉप्ट करके उसका लोक व्यापीकरण किया। तो हम लोग इस स्कूल शिक्षा में काम कर रहे हैं। एक हम लोगों का समूह है यूनिवर्सल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के रूप में, उस ग्रुप में भी हम लोग काम कर रहे हैं कैरिकुलम फ्रेमवर्क के लिए। और एक दूसरा ग्रुप है जो हमारे कनाडा में एक भाई है महेंद्र सिंह, तो महेंद्र भाई ने जो है इसको डेवलप किया है। उसके साथ हम लोग 20-25 लोग जो है कंटिन्यूअसली कैरिकुलम को जो है डेवलप करने का काम, और बाद में उनके आधार पे टेक्स्ट बुक बनाने का काम जो है वो कर रहे हैं। हमारे अहमदाबाद से उम्मेद भाई हैं और दशरथ भाई हैं, वो सब महेंद्र भाई के जो प्रयोग चल रहे हैं उससे अवगत हैं। और मुझे लगता है कि कमल मंगल जी, जो उनका आनंद निकेतन स्कूल का चेन है, उन्होंने ये कहा है कि वो अपने स्कूल में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया है। तो मुझे लगता है कि जो महेंद्र का काम पूरा होता है तो वो
10-20 स्कूलों में इम्प्लीमेंट करके एक्सपेरिमेंटल लेवल पे शुरू होगा। अभी शुरू में ऑनलाइन होगा और धीरे धीरे फिर जैसे जैसे स्थितियां सामान्य होंगी तो महेंद्र भाई के नेतृत्व में कुछ टेक्स्ट बुक भी छप के आ गई हैं, वो अवेलेबल हैं और उन टेक्स्ट बुक को अभी ऑनलाइन कंटेंट के रूप में भी रहेगा और फिजिकल फॉर्म में भी प्रिंटेड बुक के रूप में भी रहेगा। तो धीरे धीरे इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये तो बड़ा काम है, तो बड़े काम में थोड़ा समय तो लगेगा ही, और हम लोग जो हैं अभी बिना पैसे के काम करते हैं, मतलब अपनी जो क्षमताएं हैं उसको लगा के काम कर रहे हैं। इसमें कोई आर्थिक रिसोर्सेज हम सरकार से नहीं लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा गति कम है। लेकिन यदि एक अच्छा सेंटर बनता है जो इसके रिसर्च के लिए डेडिकेटेड लोगों को पहचान के उनको थोड़ा सा वित्त पोषण करके हम यदि एक ऐसा रिसर्च सेंटर बनाते हैं तो ये स्पीड अप हो सकता है, इस काम को हम लोग गति दे सकते हैं। तो ऐसा अभी सोचा है। इसमें और कुछ आपका प्रश्न हो तो मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। ऐसा एक प्रयास हिंदुस्तान ट्रस्ट है अहमदाबाद में, इंदुमती बैंक कर रहे हैं। जी जी, मैं उनसे कई बार मिला हूँ, इंदुमती जी से। उन्होंने शिक्षा के ऊपर जो वॉल्यूम निकाले वो उन्होंने मुझे भेंट किए हैं, मेरे पास हैं वो। उसमें कुछ एक दिक्कत है उसमें, और वो दिक्कत ये है कि उसमें बाकी रिलीजन के लोग जो है उसको एज इट इज एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा अभिनव काम किया है इंदुमती काकदरे जी ने, और मैंने वो सारे वॉल्यूम जो है वो देखे हैं और उन्होंने मुझे भेंट किए थे, तो मेरे पास हैं वो अभी, और मैं उसका उपयोग कर रहा हूँ। और मैंने कहा कि भारतीय शिक्षण मंडल भी हमारे साथ है, हम लोग मिल के काम कर रहे हैं। लेकिन जो नागराज जी का अनुसंधान है वो अस्तित्व मूलक है, और जो इंदुमती का काम है वो शास्त्रों के आधार पर है। हमारी जो शास्त्रीय परंपरा है उसमें से उन्होंने शिक्षा की वस्तु को, पेडागोजी को और कैरिकुलम को बनाने का प्रयास किया है, और वो एक अच्छा प्रयोग है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें कोई कमी है, लेकिन दिक्कत है कि जो हमारा स्टेट है वो सेकुलर है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेकुलरिज्म को सपोर्ट करता है, इसलिए उनके इतने प्रभावशाली हैं वो, संघ प्रमुख का भी उनको आशीर्वाद है ना, और मोदी जी भी उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इसके बावजूद भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। उसका मूल कारण है कि हमको शिक्षा की ऐसी वस्तु चाहिए है जो किसी रिलीजियस स्क्रिप्चर से ना निकलती हो, जो नेचर से या एग्जिस्टेंस से निकलती हो। तो संयोग से भारत भूमि में ये अनुसंधान हो गया है, जिसमें अस्तित्व मूलक तरीके से हम सारे वैल्यू सिस्टम को डेराइव कर सकते हैं, और जो इंदुमती जी ने निकाला है वैसा ही कुछ निकलेगा। जो इसको यदि नागराज जी को आप अनुसंधान को देखेंगे तो हम लोग क्योंकि नेचर और एग्जिस्टेंस के आधार पर बात करते हैं, इसलिए एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन में हमारा जो एंट्री है, पेनिट्रेशन है, वो कंपैरेटिवली ज्यादा है ना, उनके तुलना में जो वो लोग काम कर रहे हैं। और हमारा कोई विरोध नहीं है, मतलब क्योंकि हम नेचर के आधार पे, एग्जिस्टेंस के आधार पे बात करते हैं, तो बात लॉजिकल करना पड़ती है। उसमें कोई किसी रेफरेंस का यूज नहीं करते हैं, जो भी रेफरेंस है वो एग्जिस्टेंस है। तो इसलिए एग्जिस्टेंस बेस्ड जो है कैरिकुलम और वैल्यू सिस्टम को जो है डेवलप किया गया है। ये अपने आप में अद्भुत है। मैं इतना ही कह सकता हूँ। यदि इस पे हम लोग लंबी बात करेंगे तो फिर मैं एक एक मुद्दे पे और विस्तार से बात करूंगा। जी दशरथ भाई। हाँ, नमस्ते हेतु भाई। नमस्ते। नमस्ते सुरेंद्र जी, नमस्ते। दशरथ भाई, पाठक जी ने जो बात फैमिलीज के बारे में रखी, हाँ, और आपका फैमिली कुछ गत सालों से इसमें जुड़ गया है, तो फैमिली पर्सपेक्टिव में ऐसी क्या 5 चीजें हैं जो पहले आपका फैमिली में नहीं थी और अब को है, वो आप बता पाएंगे या गोविंद भाई भी बता पाएंगे? जो पहले हमारे फैमिली में, आपके फैमिली में इस स्कूल ऑफ थॉट से पहले
इम्प्लीमेंट या मेंटल फ्रेम में नहीं थी जो आपके है? ऐसी क्या 5 चीजें हैं? अभी आप हितू भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो आपने जो बताया कि भाई फैमिली में क्या नहीं था और अभी क्या आया, वो बात में पहली बात तो ऐसी बात है कि कोई भी चीज है ना जो आज क्लैरिटी वाली कि भाई आत्मा परमात्मा वगैरह जो भी बातें हैं, वो बात हम उसका आंसर, बच्चों को कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर मतलब क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर आंसर हमारे पास नहीं था। जो आज ये बात हम बोल सकते हैं कि भाई आत्मा ये है, जीवन ये है, उसको ऐसे ऐसे ये इनकी क्रियाएं है और ऐसे ऐसे करके अपन आगे जा सकते हैं, तो ये एक विश्वास की बात है। तो और दूसरी बात ऐसी है कि भाई जो चीज है कि अभी ज्ञान बिल्कुल एकदम अनंत ज्ञान है, तो अनंत ज्ञान जब भी बात बोलते हैं तभी क्या है कि अनंत ज्ञान की बात है, तो फिर अपने को लगता है कि अभी मेरा तो ये जीवन में तो शायद अनंत तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। तो नागराज जी का ये प्रतिपादन से ये लगा कि नहीं, अनंत नहीं है ज्ञान, तो खाली इतना ही है। आप खाली ये एग्जिस्टेंस का जो है कि भाई जीवन दर्शन ज्ञान और जो ये मानवीयतापूर्व आचरण ज्ञान, तो ये जो ज्ञान है वो आप मतलब जितना जितना वो है वो बात आप समझो पूरा समझ लेते हैं, तो फिर मतलब क्या है कि आपको क्वेश्चन रहते नहीं है कि अभी आगे क्या होगा कैसे होगा। तो वो एक बात जो दूसरी बात है जो हम और बच्चों में। तीसरी बात ऐसी है कि कोई भी चीज आज लॉजिकल कोई बात है तो हम नेक्स्ट जनरेशन को और किसी को कोई भी बात लॉजिकल वे से हम नहीं समझा पाते थे। तो ये बात में इतना लॉजिक से बैठता है कि आज के डेट में हमारे दो हिमांशु और प्रशांत भी साथ में जुड़े हैं और थोड़ा बहुत वो भी उसका आंसर कर सकते हैं कि ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के टेक्निकल बच्चों को भी वो बात लगती है कि नहीं, ये बात में कुछ नकारा नहीं जा सकता है, वो हिसाब से बात है। तीसरी बात मतलब क्या है कि अपनी परंपरागत से जो अपने संस्कार है उसके हिसाब से हम चलो ठीक से रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ संबंध में हैं, लेकिन क्या है कि जो सही में देखेंगे तो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। हकीकत में धीरे धीरे करके करके थोड़ा बहुत भी, जैसे मतलब 3 भाई साथ में रहते थे, तीनों का शादी हो गया, उनके बाद थोड़ा अलग हुआ, उनके बच्चे हुए, उनके बच्चों का शादी हुआ, तो स्वाभाविक बात है कि एक दूसरे का कम्युनिकेशन और वगैरह बात थोड़ा बहुत भी कम होता ही है। अपना परिवार मतलब हर भाई का परिवार जब भी मतलब वो होता है तभी इन ब्रदर के अंदर अंदर बातचीत कम होती है। तो उसके हिसाब से जो अंदर का जो भाव है वो भाव कम होता है। लेकिन ये बात से ये मतलब होता है कि भाई संबंधों में संबंध कितने टाइप के हो और ये संबंध में हमको मतलब क्या एक दूसरे की निश्चित अपेक्षा है, और ये निश्चित अपेक्षा है वो संबंध हम पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं। और दूसरी बात ऐसी है कि भाई ये आज कोई भी परिवार का आदमी है वो खुद कोई भी चीज करता है वो सुखी होने के लिए करता है और ये किसी को दुखी करने के लिए नहीं करता है। और जब भी ये बात मेरे को मालूम पड़ती है तो मेरा और उसका आचरण से कोई भी कार्य करता है तो वो सुखी होने के लिए करता है, लेकिन उसका प्रभाव मेरे पे पड़ता है तो मैं दुखी होता हूं। तो ये मेरे पे काम करने की जरूरत है, उनका इंटेंशन मेरे को दुखी करने का नहीं है। ऐसी बेसिक बात जब भी मतलब परिवार में आती है तभी फिर क्या है कि ये समझ के हिसाब से सबको मतलब क्या लगता है कि सबका मानव होने के नाते पे इंटेंशन सबका सही है, लेकिन इसका जो अपने पे प्रभाव आता है वो प्रभाव पे हम मतलब काम करेंगे अपने पे। तो ये बात स्व अध्ययन की और स्व मूल्यांकन की जब भी बात होती है और कोई भी चीज के लिए दूसरे को नहीं ये करके अपने पे जब ये बात आती है तभी फिर क्या इंट्रोस्पेक्शन का पार्ट बहुत बढ़ता है। और ये इंट्रोस्पेक्शन का पार्ट बढ़ने से बहुत ज्यादा मतलब क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे अपन लेते हैं, तो इससे अंदर अंदर का जो व्यवहार है एक दूसरे का वो बहुत अच्छा रहता है और इससे हकीकत में परिवार में जीने की मजा आती है। दूसरी बात कि ज्यादातर अपना परिवार में जो भी बात है वो शरीर मूलक ही है,
जो भी करते हैं हम ज्यादा तक शरीर मूलक करते हैं। उसको दो पार्ट में बांटेंगे तो एक जिंदा रहना और जीना। तो जिंदा रहने वाली बात है जो उसमें मतलब क्या है कि ज्यादा तक अपना रूप बल धन पद वही बात के आसपास में पूरा अपना लाइफ जुड़ा हुआ है। और ये जो चारों बात है वो बात वो परमानेंट नहीं है और आदमी को सुख परमानेंट चाहिए। तो जो परमानेंट नहीं है ऐसी बातों से अपन परमानेंट सुख ढूंढने का हमेशा कोशिश करते हैं, वो चार बात। तो ये क्या है कि अपना सुख ढूंढने का एड्रेस ही कुछ गलत है और अपन उधर मतलब क्या है कि जो परमानेंट नहीं है ऐसी चीजों से हम सुख पाने का प्रयत्न करते हैं। हम ये ऐसे करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, हम इतने गाड़ी होगा तो सुखी हो जाएंगे, इतना बड़ा बिजनेस होगा तो सुखी हो जाएंगे, ऐसे पद पे चले जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। वो जो बात के लिए है तो वो बात मतलब क्या है कि उसका क्लैरिटी जब भी आता है तभी फिर मतलब क्या है कि जो मेरा सुख का स्रोत है वो मेरे संबंधों में है। और ऐसी बात जब भी मालूम पड़ती है तो हकीकत में जो जीवन और शरीर ये दोनों को जब भी एकदम क्लिस्टर क्लियर अलग अलग देखने का जैसे अपने को ये होता है, आदत होती जाती है ये सब वांग्मय पढ़ने से और इसमें उसका अध्ययन करने से, तो उससे क्या है कि शरीर और जीवन को जो पाठक जी ने बताया कि मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा, उसको पूरा को उनको इधर मध्यस्थ दर्शन में जीवन बोलते हैं। तो ये दोनों को जब ये तो जीवन अमर है उसको तो मतलब क्या है कि इतना ये नहीं है। तो क्या है कि ये दोनों चीज अलग हो जाने से मतलब सुख दुखी होने वाला मैं हूं, जीवन है, और शरीर सुख दुखी नहीं होता है। ये बात होने से ये सब बातों के क्लैरिटी होने से बच्चों में और हमारे में सब में मतलब क्या है कि काफी चीज का क्लैरिटी क्वेश्चन लेस होते हैं और इससे जीने का एकदम ये आता है। 1 से 5 ऐसे नहीं बोला लेकिन जनरल बात किया आपको। अभी आपको उसको 1 से 5 में डिवाइड कर लेना। बहुत अच्छा। और ये जो परिवार मूलक स्वराज की जो संकल्पना है हाँ, वो सुरेंद्र जी से मैं पूछना चाहूंगा कि इंडस्ट्रियल अर्बन सिविलाइजेशन में और यहाँ एक ही सोसाइटी में समझो 50-100 फ्लैट है, उसमें एक दूसरे के परिचय नहीं है, तो वो कैसे लाई जा सकती है? मुझे तो वो पॉसिबल नहीं लगता। आपकी जो वर्किंग कल्चर है या लिविंग कल्चर है अर्बन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में। आपने जो प्रश्न किया वो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और कोई भी जो सिविलाइजेशन है, जैसे जो अर्बन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन आई, वो किसी ना किसी इज्म से आती है। कोई इज्म या कोई फिलॉसफी या कोई प्रकार का एटीट्यूड चेंज होता है तब वो आती है मूल रूप से। यदि एटीट्यूड चेंज होता है, जैसे दशरथ भाई बता रहे थे, इनमें से कई परिवार ऐसे हैं जिनके साथ हम लोगों के पारिवारिक संबंध थे। मुंबई में हम लोग एक दूसरे के परिवार में जाते थे, मिलते थे और बहुत ही आपस में विश्वास बना हुआ था। ऐसे परिवारों के साथ ये बातचीत करना है। तो मुंबई में रहते हुए हम अपना बिजनेस, कुछ भी बिजनेस हो, लेकिन हम आपस में एक तो हो ही सकते हैं, है ना। जो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था ये नहीं कह रहा है कि आपको सभी काम मिल के करना है। बिजनेस को एक करने की बात नहीं कर रहा है, परिवारों को एक करने की बात कर रहा है, व्यवहार और आचरण को एक करने की बात कर रहा है। हम लोग एक दूसरे के सरोकार, हमारे सरोकार जो है वो कॉमन हो सकते हैं, है ना। और जो यदि परिवारों में आपस में मैत्री बढ़ती है तो धीरे धीरे हम लोग एक लिविंग मॉडल की ओर जा सकते हैं। लेकिन पहले मैत्री आवश्यक है, पहले व्यवहार में एकता आवश्यक है, पहले आचरण को समझना जरूरी है, रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी को पहचानना जरूरी है। यदि स्थिर संबंध नहीं होगा तो व्यवस्था भी स्थिर नहीं होगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि यदि मानसिकताएं बदलती हैं तो व्यवस्थाएं बदलती हैं। यदि आप इसको देखें कि ये कैसे होता है, तो कोई भी चीज पहले मानसिकता में प्रतिष्ठित होती है, फिर आचरण में आती है, फिर इसके बाद व्यवस्था में उतरती है। 3 चरणों में होता है। जैसे प्रजातंत्र पहले मानसिकता में आया, धीरे धीरे व्यवहार में आया, फिर इसके बाद व्यवस्था में आया। तो इस प्रकार से जो नया जो विकल्प होता है कोई भी, वो पहले मानसिकता में ही जाएगा। मानसिकता में ले जाने के लिए कोई एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसके माध्यम से हम समाज के बीच में ले जाते हैं। दूसरा कार्यक्रम ऐसा होता है जो व्यवस्था तंत्र के माध्यम से हम ले जाने का प्रयास करते हैं। जैसे
हम लोग शिक्षा तंत्र के माध्यम से मानसिकताओं को परिमार्जित करने का काम कर रहे हैं, और जो जीवन विद्या परिचय शिविर करते हैं वो समाज के लिए काम करते हैं, उसमें सीधे सरकार के साथ काम नहीं करते। और इसमें किसी हम इंस्टीट्यूशन से नहीं जोड़ रहे हैं, उन्हीं के परिवार में समाधान को प्रतिष्ठित करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर उनके जिनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है, वो मैत्रीपूर्ण संबंध और मैत्रीपूर्ण ज्यादा कैसे हो जाएं, इस पे हम उनका फोकस कर रहे हैं। हम उनसे ये नहीं कह रहे हैं कोई एक नया आचरण जो है वो अडॉप्ट करना है। दूसरी बात है कि जो परिवार है वो नैसर्गिक इकाई है जो हजारों साल से चली आ रही है, उसको स्ट्रक्चर करने का प्रयास जो है आचार संहिताओं के माध्यम से किया है, जो रिलीजियस ट्रेडिशन में हुआ है। जैसे अभी वर्तमान में हिंदू समाज जो है वो मनु धर्म शास्त्र से चलता है, या मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुस्लिम समाज चलता है, या क्रिश्चियन लॉ से क्रिश्चियन समाज चलता है। लेकिन अभी क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन इतना ज्यादा हो गया है, और धीरे धीरे लोगों को ये भी महसूस हो रहा है कि समुदाय चेतना से मानव चेतना में संक्रमण करने की आवश्यकता है, और इसीलिए सभी समुदाय मानवीयता की ओर धीरे धीरे जाने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा भी मानवीयकरण करने का प्रयास शिक्षा में हो रहा है। हर संविधान जो है अपने को ये कहता है कि वो किसी समुदाय का संविधान नहीं है, वो उस देश के नागरिकों का संविधान है। और यदि संविधान के प्रियम्बल को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये किसी समुदाय के नहीं है, किसी धर्म के नहीं है, इवन कोई राष्ट्र के भी नहीं है। और इसीलिए एक आर्टिकल ऐसा भी है संविधान में जो ये कहता है कि यूनिवर्सलाइजेशन के लिए भी हमको काम करना चाहिए, हर राष्ट्र को काम करना चाहिए। हमारे संविधान में भी वो आर्टिकल है। तो इससे लगता है कि एक वैश्विक चेतना, एक मानव चेतना वो उद्गमित हो सकती है यदि परिवार समाधान समृद्धि संपन्न होते हैं, और परिवार जो है वो लाभोन्माद, कामोन्माद, भोगोन्माद प्रवृत्ति से मुक्त होके, समुदाय चेतना से मुक्त होके मानव चेतना में संक्रमित होते हैं। इसकी जो शुरुआत है वो परस्पर मैत्री से ही होगी, और परस्पर मैत्री किसी न किसी व्यवहारात्मक कार्यक्रम से ही होगी। यदि व्यवहार में कोई एकत्व तो आता है उसी से होगी। जैसे मान लीजिए दशरथ भाई कह रहे हैं कि उनके 3 भाई हैं और इतने बच्चे हैं, यदि इनमें एकता स्थापित होती है तो एक प्रकार के परिवार स्वराज्य को ये लोग महसूस कर सकते हैं। जो परिवार का जो रियल स्ट्रेंथ है, जिसको हमारी परंपरा ने पहचाना था, वैदिक परंपरा ने पहचाना था, या और भी ट्रेडिशंस में पहचाना गया है। परिवार तो सभी ट्रेडिशंस में है, क्योंकि वैदिक ट्रेडिशन ओल्डेस्ट ट्रेडिशन है, इसलिए हम लोग वैदिक ट्रेडिशन की बात करते हैं। जैसे जैन में भी जो है परिवार है, इस्लाम में भी परिवार है, क्रिश्चियनिटी में भी परिवार है, बौद्धिक परंपरा में भी परिवार है, जो नॉन वैदिक जो रिलीजन है उनमें भी परिवार है। इसका मतलब परिवार तो नैसर्गिक इकाई है, और सभी जगह उसकी स्वीकृति है। जहां परिवार टूट गए हैं वहां पे फिर से उनको उसको जोड़ने का प्रयास जो है वो हुआ है। यूरोप में शुरू हो गया है, अमेरिका में जो है लोग जो सिंगल पेरेंट सोसाइटी में आ गए थे या फैमिली लेस सोसाइटी बन रही थी, वो धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ है, कोरोना में और ज्यादा रियलाइज हुआ है कि परिवार को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो परिवार को, हमारा परिवार जो है एक हो जाए, हमारे बच्चे, हम पति पत्नी, माता पिता सब एक दूसरे के साथ संबंध का निर्वाह करते हुए न्यायपूर्वक मूल्यों के साथ जी सकें। और ये जो मूल्य है वो किसी रिलीजियस ट्रेडिशन में नहीं है। भाई सब लोग प्रेम की बात करते हैं, विश्वास सम्मान की बात करते हैं, ऐसा कोई रिलीजियस ट्रेडिशन नहीं है। यूनाइटेड नेशन भी इसी को स्पिरिचुअलिटी कह रहा है ना। तो स्पिरिचुअलिटी के रूप में हम लोग एक हो सकते हैं, और इसको बहुत ही लॉजिकल तरीके से मध्य दर्शन ने प्रस्तुत किया है। हम लोगों के आचरण में वो धीरे धीरे उतर रहा है। उसकी तार्किकता पहले उतर गई है ना, उसकी आवश्यकता और पहले आ गई, पहले आवश्यकता आई फिर उसका लॉजिकल सीक्वेंस विकसित हुआ। अब धीरे धीरे आचरण में हम लोगों को उतर रहा है, और हमको विश्वास है कि हम लोग सफल हो जाएंगे इसमें। ऐसा है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब चाहते हैं कि अखंड समाज बन जाए, वसुधैव कुटुंबकम बन जाए। तो वसुधैव कुटुंबकम कब बनेगा? जब परिवारों में एकता होगी। यदि परिवारों में एकता नहीं है तो वो जो चेतना का विकास है वो नहीं होगा, जो अखंड समाज तक सूत्रित हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। और इसीलिए जो आवश्यक है कि हम लोग कम से कम व्यवहार के स्तर पे पहले एक हो जाएं। व्यवसाय को भी हम लोग बाद में एक कर सकते हैं, क्योंकि व्यवसाय का जो प्रयोजन है
वो अर्थोपार्जन है। अर्थोपार्जन का प्रयोजन शरीर का पोषण और संरक्षण है। तो केवल पोषण और संरक्षण ही मूल कार्यक्रम है, बाकी तो व्यवहार है जो परिवारों की परस्परता में होता है, परिवार के अंदर होता है, या समाज की परस्परता में होता है, या समाज के अंदर होता है, राष्ट्रों की परस्परता में होता है, या राष्ट्र में होता है, या अंतरराष्ट्र में पूरी मानव जाति में भी व्यवहार ही होता है। तो व्यवहार का ताना बाना जो है वो एक व्यक्ति से लेके विश्व तक फैला हुआ है। इनके सूत्रों को पकड़कर, और इनके सूत्रों को हम स्क्रिप्चर्स के आधार पर ना पकड़ें, जो इनहेरेंट सूत्र हैं जो हमको जीने में दिख सकते हैं, जिनको हम लॉजिकली समझ सकते हैं, उन सूत्रों के आधार पे अखंड समाज तक हम इसको फैला सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। थैंक यू सुरेन भाई। दशरथ भाई, इस स्कूल ऑफ थॉट में वैयक्तिक रूप से या पारिवारिक रूप से ऐसी कोई डे टू डे आचार संहिता दी जाती है कि इतना बेयर मिनिमम आपको सब परिवार सभ्यों के साथ करना है या वैयक्तिक रूप से करना है? जैसे पुष्टि मार्ग होगा तो बोलेगा कि भाई आपकी पूजा पाठ या सेवा होनी चाहिए, स्वाध्याय होगा तो बोलेगी कि त्रिकाल संध्या और परिवार प्रार्थना होनी है। तो ऐसे नागराज जी की ये स्कूल ऑफ थॉट से वैयक्तिक आचार में क्या लाना होता है? सुरेंद्र भाई, हाँ मेरे हिसाब से वो भैया आप जवाब दीजिए और फिर बाद में कुछ भी रहेगा मेरा, आप अच्छी से उसको ये कर पाएंगे उत्तरित। मुझे लगता है कि समझना और जीना ये दो ही कार्यक्रम है। आई एम क्लियर ऑन माय इंक्वायरी, आई एम श्योर। सॉरी मैं अपने आप को ठीक से समझा पाया हूँ कि मुझे क्या जानना है। बराबर, एकदम आपका क्वेश्चन एकदम ये है। तो उसमें मतलब मैं मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत बात करूं, बाकी सुरेंद्र भाई उसको ठीक से करेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि पहले तो ये बात में इधर डू और डोंट्स की कोई बात ही नहीं, ये करो और ये नहीं करो ऐसी कोई बात इधर नहीं है। इधर पहले दिन से बोला जाता है कि हम जो बुक कहते हैं वो आप मानो भी नहीं, आप उसको जांचो, आपको अंदर ऐसा लग रहा है कि नहीं ऐसी चीज मेरे को ठीक लग रही है, तभी फिर उसको आगे मतलब ये करो। तो इधर क्या है कि आदमी की समझ पे काम हो रहा है, और जब भी समझ होती है तो वो कुछ भी निर्णय लेता है तो वो अपनी समझ के हिसाब से निर्णय लेता है। उसको डू और डोंट्स वाली बात तो अपन अभी तक मतलब बहुत सी जगह से मिलती है, लेकिन डू और डोंट्स वाली बात इतनी काम नहीं करती है। जो अंदर से समझ से आदमी समझशील होता है और मतलब क्या है कि समाधानित होता है, तो वो अपनी समझ से बात करता है। तो ये मैं शॉर्ट में बोलता हूँ, और सुरेंद्र भैया उसको अच्छी तरह बता पाएंगे। तो यदि हम मानव को समझने का प्रयास करते हैं तो हमको ऐसा समझ में आता है कि मानव में दो ही कार्यक्रम है, एक है समझना और दूसरा है जीना। तो समझना जो है वो ध्यान पूर्वक ही होता है, जीना भी ध्यान पूर्वक होता है। यदि हम ध्यान पूर्वक जीते हैं तो हम जीने में सफल होते हैं, समझने में सफल होते हैं। समझने को यदि जाते हैं तो समझने में तीन ही वस्तु है समझने की, अस्तित्व है, जीवन है और मानवीयतापूर्ण आचरण है। मानव को समझते हैं तो उसमें जीवन है, जीवन को समझते हैं वो अस्तित्व में है, अस्तित्व को समझते हैं तो जीवन स्पष्ट होता है, जीवन को समझते हैं तो मानवीयतापूर्ण आचरण स्पष्ट होता है। इसलिए ये आपस में अंतर संबंध में सह अस्तित्व में है, ये स्पष्ट होता है। अब आपने पूछा कि इसके लिए कोई आचरण पद्धति है क्या? तो इसमें जो विधि है, एक अध्ययन विधि है जिसको हम लोग श्रवण मनन निधिध्यासन बोलते हैं। तो जो भी तात्विक वस्तुएं हैं उनको ध्यान से सुनना, श्रवण करना, उनको अपनी स्मृति में प्रतिष्ठित करना, और इसके बाद उसके अर्थ के भाग पे जो है अपने ध्यान को केंद्रित करना, ताकि हम अर्थ के साथ तदाकार हो सकें। एक विधि ये है जिसको हम लोग कह रहे हैं श्रवण मनन, और मनन से साक्षात्कार, साक्षात्कार को फिर जीने में उतारना, उसको निधिध्यासन कह रहे हैं। निधिध्यासन का मतलब है आचरण में आना। यदि केवल आचरण में नहीं आता है तो प्रमाणित नहीं होता है कि हम कोई वस्तु को समझ गए। जैसे न्याय है तो न्याय के सिद्धांतों का पहले श्रवण होगा, श्रवण करने के बाद उस पर मनन होगा, मनन करने के बाद आचरण होगा। आचरण में भी पहले व्यक्ति के आचरण में आएगा, फिर परिवार के आचरण में आएगा। व्यक्ति में न्याय और परिवार में न्याय, तो व्यक्ति का न्याय परिवार के न्याय में विलय हो जाता है, परिवार का न्याय समाज के न्याय में विलय होता है, समाज का न्याय
राष्ट्र के न्याय में विलय होता है, क्योंकि गुरु मूल्य में लघु मूल्य समा जाता है, जो बड़ा है उसमें छोटा समा जाता है। और इस प्रकार से एकत्व को हम लोग पहचान सकते हैं, न्याय की व्यापकता को हम लोग पहचान सकते हैं। तो मूल बात क्या है कि जो आचरण है उसको हम पहचान सकें, हमारे विचार में, हमारे व्यवहार में और हमारे व्यवसाय में वो प्रतिष्ठित हो सके। जैसे न्याय को प्रतिष्ठित करना है व्यवसाय में, तो जैसे शिक्षा में न्याय, उत्पादन में न्याय, विनिमय में न्याय। अभी हम लोग देखें तो उत्पादन प्रणालियों में न्याय नहीं है। न्याय नहीं होने के कारण से ही उत्पादन प्रणालियां जो है समस्याग्रस्त हुई हैं। कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज ये नहीं चाहता है कि उसका उत्पादन जो है जहर से युक्त हो जाए, उसका उत्पादन जो है अपनी गुणवत्ता को खो दे। ऐसा कोई भी समाज और राष्ट्र, कोई परिवार भी नहीं चाहता, कोई व्यक्ति भी नहीं चाहता। लेकिन कुछ सिस्टम ऐसा दबाव पैदा कर देता है जिसके कारण से आदमी मजबूरी में करता है। और ये दबाव पहले तो मानसिकता में ही आता है, कहीं ना कहीं लोभ के कारण से ये प्रवृत्ति बनती है। और लोभ क्या है, जैसा दशरथ भाई बोल रहे थे कि हम लोग वस्तु से सुखी होने का प्रयास करते हैं, जबकि आदमी वस्तु में सुखी नहीं होता है, व्यवहार में ही सुखी होता है। यदि पति पत्नी के बीच में, भाइयों के बीच में विश्वास होता है तो ज्यादा सुख होता है, और यदि अविश्वास होता है तो कितनी भी वस्तुएं इकट्ठी हो जाएं वो सुख नहीं होता है। यदि माता पिता, पुत्र पुत्री के बीच में विश्वास का अभाव है और वस्तु बहुत है तो भी उनको दुख लगता है। माता पिता को लगता है हम बच्चों को नहीं समझा पाए, बच्चों को लगता है हमको माता पिता से कुछ मिला नहीं। आर्थिक उपलब्धि को लोग उपलब्धि नहीं मानते, क्योंकि अर्थ जो है वो मानव से विकसित चीज नहीं है, मानव उससे विकसित चीज है। मानव में जो विकसित चीज है वो मूल्य है, जिसको हम लोग न्याय कहते हैं, वो मानव से विकसित चीज है। तो इसलिए मानव की जो प्रवृत्ति है वो अपने से विकसित को पहचानना है। तो पहचानना और जीना, ये दो ही कार्यक्रम हैं। पहचानने को जब जाते हैं तो उसमें व्यवहार में पहचान होती है और व्यवसाय में पहचान होती है, जो पहचान न्याय और नियम के रूप में रहती है। यदि उत्पादन प्रणालियों में नियमों का पहचान होता है तो विधिवत उत्पादन होता है, और यदि व्यवहार में न्याय का पहचान होता है तो विधिवत जो है व्यवहार का निर्वाह होता है। नहीं तो हम लोग कैसे भी करते हैं, लेकिन करने के बाद ऐसा लगता है कि हमने इतना किया लेकिन बच्चे इसको समझ नहीं रहे। कोई परिवार को ऐसा लगता है हमने इतना समाज के लिए किया, लेकिन समाज उसको पहचान नहीं पा रहा है, समाज उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, ये प्रवृत्ति रहती है। तो मुझे लगता है यदि समझ के करते हैं तो हम इससे मुक्त हो सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत ब्रीफ में समझाने का प्रयास किया। इसमें कोई कर्मकांड नहीं है कि किसी गुरु की पूजा करना है या किसी ईश्वर की पूजा करना, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। जिसको जो माला करना है, पूजा करना है, पाठ करना है, जो भी करना है उसके लिए वो स्वतंत्र है। लेकिन जो जीने वाला पक्ष है उसको समझना है, न्याय के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है, ध्यान से पूर्वक समझने की बात है। उसमें श्रवण करना है, मनन करना है, निधिध्यासन करना है, ये 3 स्टेप उसके हैं। यदि ये तीनों हो जाते हैं तो अनुभव संपन्न हो जाते हैं। अनुभव होते हैं तो आचरण, जीने का संकल्प बनता है। जीने का संकल्प बनता है तो हम परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में उसको प्रमाणित करते हैं, अपने जीने को हम प्रमाणित करते हैं। तो यही विधि है। तो मूल बस इतना ही है, समझना है और जीना है, समझना और जीना है। समझने जीने पे ध्यान देना है, और हम परस्परता में संबंध निर्वाह करते समय जो हमारी समझ है वो बच्चों तक संप्रेषित करना है। जो हमारा आचरण है उसको परिवार में अगली जनरेशन तक उसको संप्रेषित करना है, पहुंचा पाना है। मुझे लगता है यही बड़ा कार्यक्रम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और कोई मित्र का और कुछ सवाल? હું જરા પૂછું છું। डॉक्टर साहब, आपका बहुत सुंदर अभिव्यक्ति रहा। मुझे थोड़ा प्रश्न ये है कि मैं अभी थोड़ा 2 प्रश्न है मेरे। मैं अभी थोड़ा ये वैदिक दर्शन पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और वैदिक दर्शन जब भी हुआ तो ये वो
भी वो टाइम पे तो अस्तित्व मूलक ही था, कोई रिलीजियस तो था नहीं, क्योंकि वो टाइम पे कोई रिलीजन थे नहीं, बराबर। अभी अस्तित्व मूलक दर्शन था और नॉलेज बाय रिविलिएशन था, अपौरुषेय वेद हम बोलते हैं। तो मुझे ये जानना है कि मध्यस्थ दर्शन, एक दो बातें आपने कही चातुर्वर्ण व्यवस्था वगैरह की, लेकिन वैदिक दर्शन और मध्यस्थ दर्शन में क्या क्या फेर है, क्या फर्क है, और इसमें क्या अद्वितीयता है, एक बात। और दूसरा प्रश्न ये है कि समाज लक्षिता के उपरांत व्यक्ति लक्षिता में जो सब्जेक्टिव विकास है व्यक्ति का, उसके लिए ये मध्यस्थ दर्शन में क्या गाइडेंस मिलता है। और तीसरा एक प्रश्न ये प्रश्न के बारे में हुआ कि विवेक युक्त आचरण करना चाहिए, लेकिन कॉमन मैन जो रहता है ना, वो हमेशा विवेक पूर्ण आचरण नहीं कर सकता है, उसको कोड ऑफ कंडक्ट या डूज और डोंट्स देना होता है सामान्य आदमी को। एक 2-3% लोग हैं जो अपने विवेक से चलते हैं, बाकी तो उसको कोई ना कोई चीज देनी पड़ती है। तो ये 3 बातें जरा आप स्पष्ट करें। बहुत अच्छा। पहला प्रश्न आपका वैदिक दर्शन के संदर्भ में है। यदि हम वैदिक दर्शन जब हम बोलते हैं तो वो 6 ही हैं, जिनको हम लोग षट दर्शन कहते हैं, जिसमें न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है, मीमांसा है और उत्तर मीमांसा है। इनको हम षट दर्शन कहते हैं। इसके बाद जब हम नॉन वैदिक फिलोसॉफीज कहते हैं, उसमें जैनिज्म है, बुद्धिज्म है और चारवाक है। इन सबको मिला के हम कह रहे हैं कि ये भारतीय दर्शन परंपरा है, जिसको इंडियन ट्रेडिशन कहते हैं। दूसरा जो आपने कहा, मैं उस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि जो भी दर्शन पहले प्रतिपादित हुए वो अस्तित्व मूलक ही थे। यदि हम इन षट दर्शन को देखते हैं तो ये जो षट दर्शन है, इनमें से 3 दर्शन ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं वस्तु मीमांसा। वस्तु मीमांसा कहते हैं ना। वस्तु मीमांसा में न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है। न्याय वैशेषिक सांख्य में जो मूल रूप से अध्ययन किया गया है वो पंच महाभूतों का किया गया। पंच महाभूत हैं, पंच तन्मात्राएं हैं, और पंच तन्मात्राओं के साथ पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय हैं, और उसके बाद फिर मन, बुद्धि, अहंकार आदि है। ऐसा जो हम लोग कह रहे हैं सांख्य में, क्योंकि सांख्य में तत्व जो है वो कोई कहता है 23 है, कोई 24, कोई 27, इस तरीके से सांख्य दर्शन के अलग अलग प्रकार के तत्वों का प्रतिपादन किया। आप उसके अध्येता हैं तो आप इस बात को समझते होंगे। वैशेषिक में देश काल दिशा को और जोड़ा गया है। जो वैशेषिक दर्शन है उसमें पंच महाभूत के अलावा देश काल दिशा करके 9 तत्वों की बात आई है। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो है योग मीमांसा। तो वस्तु मीमांसा में प्रकृति का विश्लेषण है। प्रकृति के विश्लेषण करते हुए मन, अहंकार और आत्मा को समझने का प्रयास जो है वो वस्तु मीमांसा के माध्यम से हुआ है। योग मीमांसा का जो है उसको मैं कहूंगा कि फिलोसॉफिकल लॉजिक का जो है ग्रेजुअली विकास हुआ है। तो योग मीमांसा आचार्य पतंजलि जी ने की है, जिसमें उन्होंने कहा कि योग अथ अनुशासनम, यहाँ से शुरू किया। फिर उन्होंने कहा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इति अष्टांग योगा। योग का परिभाषा किया है चित्तस्य वृत्ति निरोधा योगा। उसको उन्होंने 3 वॉल्यूम में प्रकट किया। तो प्रकृति यानी शरीर, जिसको हम लोग शरीर कह रहे हैं, शरीर में पंच तत्व हैं, पंच तन्मात्राएं हैं और पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय हैं। तो वस्तु मीमांसा के रूप में शरीर की मीमांसा हो गई। लेकिन जो चित्त है, जिसको पंच चित्त कह रहे हैं, उसकी मीमांसा जो है वो इन 3 दर्शनों में नहीं हो पाई थी, जिसको पतंजलि ने पूरा किया। पतंजलि ने चित्त की मीमांसा करी, और चित्त की मीमांसा में उन्होंने चित्त में जो मिथ्या है, जो जिसके कारण से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से चित्त कैसे मुक्त हो सकता है, इसके लिए उन्होंने योग दर्शन का प्रतिपादन किया, जिसमें साधना पाद, समाधि पाद, विभूति पाद जो है 3 बड़े उसके हिस्से हैं। और मुझे लगता है कि वो एक प्रामाणिक दर्शन है। उस तरीके से अभ्यास करने से जो पतंजलि ने निष्कर्ष निकाले वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात आ गई कि जो साधना करेगा उसी के जीवन में परिमार्जन आएगा, उसी का चित्त शुद्धिकरण होगा। समाज का चित्त कैसे शुद्धिकरण हो, जिस पे आपने भी प्रश्न किया है कि जो आम लोग होते हैं वो विवेक पूर्वक नहीं जीते हैं। तो जो साधक लोग हैं वो विवेक पूर्वक जी सकते हैं, लेकिन आम आदमी कैसे जिएगा?
तो इसके लिए फिर धर्म मीमांसा में अनुसंधान हुआ भारतीय, और इसको मैं कहता हूँ कि दार्शनिक लॉजिक का और विकास हुआ। धर्म मीमांसा जो है वो जैमिनी आदि ऋषियों ने जो है इसका प्रतिपादन किया, और उन्होंने आचार संहिताओं के रूप में ही किया, जिसको हम लोग आचरण संहिता भी कह सकते हैं, आचार संहिता भी कह सकते हैं, कर्म कांड भी कह सकते हैं ना। तो जितनी भी धर्म मीमांसा है मूल रूप से कर्म कांडों की मीमांसा है। कर्म कांडों की मीमांसा के कुछ अपने कर्म कांड हैं, और उसको उन्होंने मंत्र के साथ जोड़ा है ताकि मन का भी संयम हो सके और आचरण का भी, कर्म का भी संयम हो सके। कर्म कांड का एक हिस्सा जो है शरीर संयम, आचरण संयम, कर्म संयम की बात करता है, दूसरा हिस्सा मंत्र के माध्यम से मन के संयम की बात करता है या चित्त के संयम की बात करता है। इन दोनों के योगफल में जो कर्म कांड जो है भारतीय परंपरा ने पहचाना, जिसको हम कह रहे हैं कि धर्म मीमांसा है। इसके बाद धर्म मीमांसा के बाद ज्ञान मीमांसा का समय आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो ब्रह्म रूपी वस्तु है उसको कैसे पहचाना जाए, है ना। तो जिसको ब्रह्म सूत्र का जो पहला सूत्र है, तो जिसमें कह रहे हैं कि अब जो है ज्ञान मीमांसा है ना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा पहला सूत्र है ब्रह्म सूत्र का। जैसे जैमिनी आदि आचार्यों ने जब ये ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करी तो उन्होंने पहला शब्द लिया है अथा तो धर्म जिज्ञासा। तो इस प्रकार से जैसे पतंजलि कह रहे हैं अथ योग अनुशासनम, अब योग अनुशासन की बात है। इससे पहले यदि आप न्याय दर्शन को कहेंगे तो वो कह रहे हैं कि अभी जो प्रकृति है उसको समझने की बात है। तो प्रकृति को समझना, फिर योग को समझना, फिर इसके बाद धर्म को समझना, फिर ज्ञान को समझना, और ज्ञान को उन्होंने कहा कि ब्रह्म को समझना है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है, ब्रह्म की जिज्ञासा है। तो ब्रह्म को समझने के लिए जो है ज्ञान मीमांसाएं हुई हैं, जिनको हम लोग कह रहे हैं कि आदि जो गौणपादाचार्य हैं, जो शंकराचार्य जी के गुरु थे, उन्होंने अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था। हालांकि अद्वैत उनसे भी प्राचीन है, लेकिन हम लोग परंपरा में देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति उसको विधिवत व्याख्या कर देता है तो हम उसके नाम से उस दर्शन को पहचानने लगते हैं। जैसे हम लोग अद्वैत दर्शन को गौण पादाचार के माध्यम से पहचानते हैं। गौण पादाचार की जो ब्रह्म सूत्र की टीका है उसी का शंकराचार्य जी ने उसका एक नया टीका प्रस्तुत किया जो अद्वैत दर्शन या अद्वैत मत कहलाता है। फिर अद्वैत मत से भी लोगों की असहमति बनी है, जैसे माधवाचार, रामानुजाचार और वल्लभाचार और निम्बकाचार, इन चारों आचार्यों की अद्वैत से असहमति बनी और उन्होंने अद्वैत का खंडन नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो एक है उसमें दो हैं, जिसको अपन कह रहे हैं कि प्रकृति है और पुरुष है। जैसे माधवाचार्य जी कह रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष है। फिर रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत में कह रहे हैं कि प्रकृति पुरुष के बाद जो प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक है ना, और उसमें और भी द्वैत हैं, अंतर्निहित और भी बहुत सारे द्वैत हैं। तो इस प्रकार से जो जिनको हम लोग कहें कि उत्तर मीमांसा में जो हमारे आचार्य हैं, उन आचार्यों ने अद्वैत को नकारा नहीं है, लेकिन अद्वैत के साथ उन्होंने द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत इसको या द्वैताद्वैत इसको प्रतिपादित किया है। और इसी को फिर चैतन्य महाप्रभु ने जो है चैतन्य उसके आधार पे प्रतिपादित किया। इस सबको मिला के हम लोग कह रहे हैं कि ये उत्तर मीमांसा है, जो मूल रूप से ज्ञान मीमांसा है। ज्ञान मीमांसा का मूल पर्पस जो है ब्रह्म को समझना है। और इसके बाद ये कह दिया गया कि ये ब्रह्म जो है वो अनिर्वचनीय है, वो केवल अनुभव में आता है, उसको भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। नागराज जी ने जो अपना अनुसंधान किया तो उसमें उन्होंने कहा कि अस्तित्व सह अस्तित्व है। यदि आप इसको देखें तो ऐसा और भी आचार्य कह रहे हैं कि ब्रह्म है और प्रकृति है, और प्रकृति और ब्रह्म दोनों जो हैं वो अद्वैत हैं, यानी एक हैं। नागराज जी भी यही बात कर रहे हैं कि ब्रह्म जो है एक व्यापक वस्तु है, उसमें एक एक वस्तु यानी ग्रह गोल नक्षत्र आदि जो है वो ब्रह्म में डूबे भीगे घिरे हुए, यानी उसमें संप्रक्त हैं। यानी जितनी भी अनंत प्रकृति है जो परमाणु से लेके ग्रह गोल नक्षत्र तारामंडल के रूप में हमारे अस्तित्व में विद्यमान है, ये सभी विद्यमान प्रकृति जो है वो व्यापक वस्तु में डूबी है, भीगी है, उसमें घिरी हुई है। इसी को नागराज जी कह रहे हैं कि अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में
सत्ता में संप्रक्त है। सत्ता यानी व्यापक वस्तु। सत्ता का मतलब होता है जो जिसके आश्रय में होता है वो उसकी सत्ता होती है। तो संपूर्ण गैलेक्सीज जो हैं उनकी आश्रय स्थली जो है वो व्यापक वस्तु है। व्यापक वस्तु में जो है वो प्रकृति उसमें डूबी भीगी घिरी हुई है और परस्परता में पारदर्शी है और पारगामी है। प्रकृति के अंदर पारगामी है। पारगामी का मतलब है ब्रह्म जो है सभी इकाइयों के अंदर से पारगामी है और इसी आधार पे हम ये कहते हैं कि ब्रह्म जो है हमारे अंदर में व्याप्त है। इस प्रकार से ब्रह्म की व्याप्ति को भी हम पहचान सकते हैं, उनके सह अस्तित्व को पहचान सकते हैं। नागराज जी ने सह अस्तित्व के आधार पे सारी मीमांसाओं को प्रतिपादित किया। जैसे उन्होंने कहा कि हम मानव को जीवन माने या शरीर माने। कुछ लोगों ने शरीर मान लिया, उसमें मानव परिभाषित नहीं हुआ। किसी ने जीवन मान लिया, उसमें मानव परिभाषित नहीं हुआ। मानव जो है वो सह अस्तित्व का प्रकटन है। जीवन और शरीर के सह अस्तित्व के रूप में प्रकटन है। मानव के जीने में एक हिस्सा शरीर का भरण पोषण संरक्षण आदि है, दूसरा हिस्सा जो है जिसको हम कह रहे हैं समझ है, जिसको समझना है, अनुभव करना है, ये जीवन का हिस्सा है। हम लोग जिसको रिलेशनशिप कहते हैं, संबंध कहते हैं, उसमें दोनों भाग रहते हैं। एक भाग होता है जो जीवन के रूप में स्वीकारता है। जैसे हम किसी को मित्र बनाते हैं या पति पत्नी संबंध होता है तो हम संकल्प पूर्वक पत्नी को स्वीकार करते हैं। तो हम शरीर को स्वीकार करते हैं या जीवन को स्वीकार करते हैं? तो उत्तर आता है जीवन को स्वीकार करते हैं। शरीर का तो भरण पोषण करते हैं ना। जो शरीर का जो प्रयोजन है वो भरण पोषण के अर्थ में है या मानव परंपरा को बनाए रखने के अर्थ में है। तो मानव यदि परिभाषित होता है तो सह अस्तित्व में ही परिभाषित होता है। परिवार सह अस्तित्व में परिभाषित होता है, समाज सह अस्तित्व में परिभाषित होता है, राष्ट्र अंतरराष्ट्र भी सह अस्तित्व में परिभाषित होता है। यदि मानव को एक इकाई मान लें, जितने भी मानव इस पृथ्वी पे हैं सब एक इकाई हैं, तो मानव का प्रकृति के साथ सह अस्तित्व है, क्योंकि मानव का इस अस्तित्व में बने रहना प्रकृति के बिना संभव नहीं है। उसको हवा पानी मट्टी भी चाहिए, उसको खाद्यान्न भी चाहिए, पेड़ पौधों की वनस्पतियों के रूप में जीव संसार का योगदान है, क्योंकि मानव के शरीर के अंदर बहुत सारा क्रियाकलाप जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, है ना। तो इसलिए सब सह अस्तित्व में है। पदार्थावस्था से प्राणावस्था का विकास हुआ है, पदार्थावस्था प्राणावस्था से जीव संसार आया, इन तीनों के विकास से मानव आया है। तो इसलिए मानव को इन तीनों का पूरक होना चाहिए, है ना। मानव का कर्तव्य है कि वो अपनी पूरकता का निर्वाह जीव संसार, वनस्पति संसार और पदार्थ संसार के साथ करे, जो हम नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग हवा पानी मट्टी सबको उसके आर्डर को डैमेज कर रहे हैं, वनस्पति संसार को नष्ट कर रहे हैं, जीव संसार को नष्ट कर रहे हैं, यानी हम सह अस्तित्व विरोधी जीने के डिजाइन को बनाए हुए। तो इसको बनाने से क्या हुआ है, तो हर स्तर पे असंतुलन आ गया, हर स्तर पे असंतुलन हो गया। दशरथ भाई ने जब अपनी बात शुरू की थी तो उन्होंने कहा था कि संतुलन ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि ये जो असंतुलन है ये विध्वंसकारी है। यदि मानव इस जैसे ताप का असंतुलन हुआ है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं, जैसे मानव में ताप असंतुलित होता है तो मानव बीमार हो जाता है, बुखारग्रस्त हो जाता है। वैसे ही धरती में जो ताप का असंतुलन हुआ है उसके कारण से धरती बुखारग्रस्त हो गई। तो मानव जब बुखार में ग्रसित होता है तो उसका आचरण अस्थिर हो जाता है ना। उसके शरीर में नाना प्रकार के उपद्रव पैदा हो जाते हैं। उसी प्रकार से धरती में जो तापग्रस्त हो गया, धरती बुखारग्रस्त हो गई, उसके कारण से धरती में नाना प्रकार के उपद्रव हम लोग देख रहे हैं। तो हम तो सुखपूर्वक शांतिपूर्वक जीना चाहते हैं। तो नागराज जी ने दूसरी जो बात की, जो आपने कहा कि उसमें विशिष्टता क्या है, तो एक विशिष्टता ये है कि उन्होंने अस्तित्व सह अस्तित्व है इस बात का प्रतिपादन किया। दूसरी विशिष्टता ये है कि उन्होंने कहा कि अस्तित्व सह अस्तित्व में विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति है। जड़ प्रकृति में विकास क्रम विकास है, परमाणु से लेके मानव शरीर रचना तक क्रमशः विकास क्रम को पहचाना जा सकता है, क्योंकि परमाणु से अणु और अणु से रसायन, रसायन से प्राण कोशाएं, प्राण कोशाओं से वनस्पति संसार, वनस्पति संसार से जीव संसार, जीव शरीर, जीव शरीर में भी उन्नत मेधस और समृद्धिपूर्ण मेधस जो है वो मानव का है। मानव में समृद्धिपूर्ण मेधस होने से उनमें कर्म स्वतंत्रता है। इसको हम अभी भी देख सकते हैं, ये प्रत्यक्ष है, इसके लिए किसी तर्क की जरूरत नहीं है। इसको हर व्यक्ति अपने में पहचान सकता है, अपनी परस्परता में देख सकता है। तो दूसरा उन्होंने कहा कि जड़ प्रकृति में विकास क्रम विकास है, मानव में जागृति क्रम जागृति है। कोई भी मानव अज्ञानी होना स्वीकार नहीं करता है।
इसलिए वो समझदार होना चाहता है, समझ के जीना चाहता है। इसलिए मानव में एक जागृति का क्रम है। इसी जागृति के क्रम में हम लोग अभी जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमित होने के जगह पे पहुंच गए हैं। जीव चेतना को यदि समझते हैं तो मानव में दो प्रकार की मानवीयता है। एक मानवीयता है जिसको पशु मानवीयता कह रहे हैं, पशु मानव। दूसरे प्रकार की मानवीयता है जिसको राक्षस मानव कह रहे हैं। पशु मानव में दीनता हीनता प्रधान मानसिकता होती है और राक्षस मानव में क्रूरता प्रधान मानसिकता होती है। क्रूरता प्रधान मानव को राक्षस मानव कह रहे हैं। राक्षस मानव अपने जीने के लिए दूसरे के का वध करता है, हिंसा करता है, उसका शोषण करता है। और जो पशु मानव है उसमें दीनता प्रधान होती है, इसलिए वो आश्रय चाहता है, किसी का आश्रय चाहता है, किसी धर्म का, संप्रदाय का, राज्य का आश्रय चाहता है। तो जिसको अपन स्लेवरी कहते हैं, वो स्लेवरी जो है पशु मानसिकता है। और जिसको हम लोग शासन प्रवृत्ति कह रहे हैं, दूसरे पे राज्य करने की, दूसरे को चलाने की जो प्रवृत्ति है और वो भी क्रूरता पूर्वक चला, उसको राक्षस मानव कह रहे हैं। इन दोनों से हम लोग मानवीयता में शिफ्ट होना चाहते हैं। और मैंने ये कहा कि पूरी दुनिया मानवीयता की बात कर रही है, मानवीयता को ना समझ के भी मानवीयता की बात कर रही है, क्योंकि वो अस्तित्व सहज प्रकटन है मानवीयता। मानवीयता के बाद देव मानवीयता है, फिर दिव्य मानवीयता है। इसको जो देव मानवीयता में धीरता, वीरता और उदारता ये स्वभाव होता है। देव मानवीयता में धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा आ जाती है। और दिव्य मानवीयता में धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, इस तरीके से इन मानसिकताओं को मीमांसा करके उसको आचरण में कैसे पहचाना जा सकता है, इसको मध्य दर्शन सहअस्तित्ववाद ने प्रतिपादित किया है। और बहुत ही खूबसूरत है। आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही आपको लगेगा कि जो आप अध्ययन कर रहे हैं वो अध्ययन सफल हो गया है, ऐसा आपको लगेगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं इन सब का एक गहन अध्येता रहा हूँ, इसलिए मैं इसको पूरी व्यापकता में देख पा रहा हूँ। और नागराज जी तो उसमें अभिभूत थे, क्योंकि वो वेदांत परंपरा के शीर्ष पे थे। वेदांत परंपरा में सबसे शीर्ष उन्हीं को माना जाता है जो समाधि संपन्न लोग हैं। और वो समाधि संयम संपन्न व्यक्ति थे, यानी उससे ओतप्रोत थे। तो मैं उनसे क्या मुकाबला करूंगा। मैं तो यही कह सकता हूँ कि मैं उनकी शरण में हूँ, उनके आश्रय में हूँ। उनकी प्रेरणा से मेरे अंदर जो दर्शन संबंधी जो अनुसंधान था उसमें काफी समाधान मुझे प्राप्त हुए हैं। और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, यदि आप इनके वाङ्मयों को पढ़ते हैं तो आपको जो दर्शन के अध्येता के रूप में जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं वो सारे उत्तर यहाँ उपलब्ध हो सकते हैं। इससे ज्यादा कहा नहीं जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। દિનેશભાઈ તમારા ત્રણે ત્રણ પ્રશ્નોના ઉત્તર આવી ગયા ને મોટા ભાગે કે હા એટલે પેલા સંયમની વાત કરી ને, ध्यान, धारणा, समाधि, वो 3 संयम है। तो यहाँ तो कोई अपना डूज और डोंट्स या उपासना पद्धति या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो व्यक्तिगत रूप से कुछ करना चाहता है आदमी तो कैसे करे? वो तो अपने व्यक्तिगत निर्णय से ही करेगा ना। नागराज जी ने ऐसा कहा है कि जो योग साधनाएं हैं, जैसे आसन प्राणायाम है, जो ध्यान है, ये जीने में सहायक है, ऐसा उन्होंने बोला है। क्योंकि आसन प्राणायाम के माध्यम से शरीर स्वस्थ रहता है और जो ध्यान है उससे मन स्वस्थ रहता है। इसलिए इसको जो है अपनाया जा सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। जैसे पतंजलि योग सूत्र में है ना, तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो उसमें से यम नियम वाला भाग तो जो है वो व्यवहार का ही है, जिसको हम लोग व्यवहार के नियम कह सकते हैं। लेकिन एक बात है सर कि आपने ये बोला कि चातुर्वर्ण व्यवस्था छोड़ के, तो जनरली ऐसा होता है कि भले अपने श्रुति स्मृति में तो चातुर्वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन पूर्ण रूप से किया है, लेकिन ऐसे मानव समाज भी देखा जाए तो अध्ययन अध्यापन करने वाला वर्ग, रक्षण करने वाला वर्ग, वैश्यता करने वाला वर्ग और सर्विस करने वाला वर्ग, ये 4 वर्ग ही होता है समाज में। उसके आधार पर ही तो वर्ण
व्यवस्था थी, अभी उसमें जो विकृति घुस गई है वो गलत थी, लेकिन उसको पूरा नकारना वो कैसे जस्टिफाई हो सकता है? नहीं, इसको नकारा नहीं है। आपने कहा कि अभी भी है, लेकिन ये जन्मना नहीं है। जो आपने कहा वो जन्मना नहीं है। हो सकता है कि मनु ने भी कहा हो उस समय जन्मना ना हो। ब्रह्म जनोति ब्राह्मणा ऐसा बोला है, तो ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जानता है। लेकिन अभी क्या ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है? तो अभी तो वो भी ब्राह्मण है जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, जिसका ब्रह्म को जानना जिसका लक्ष्य नहीं है। तो प्रकारांतर से क्या होता है कि कोई परंपराएं रूढ़ हो जाती हैं, उनमें कुछ और अर्थ जो है वो प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अभी जो है वो जन्मना हो गया, और इसलिए जाति समस्या हो गई, वर्ण समस्याएं हो गई, वर्ण के कॉन्फ्लिक्ट हम लोग देख रहे हैं। हर राज्य जो है इस बात का प्रयास कर रहा है कि ये विलय हो जाए, नागरिक मानसिकता में या मानव मानसिकता में विलय हो जाए। सफल नहीं हो रहा है, ये बात अलग है। तो सफल कैसे हो? जो आपने जो बात की वो तो हम भी कह रहे हैं मध्यस्थ दर्शन में, कि मानव का जीना 4 आयाम में होता है। अनुभव का आयाम है, विचार का आयाम है, व्यवहार का आयाम है, व्यवसाय का आयाम। व्यवसाय के आयाम में आदमी जो है नौकरी करता है या उत्पादन करता है। व्यवहार के आयाम में मानव व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में व्यवहार करता है, जिनसे व्यवहार के सूत्र निकलते हैं, जिसको हम लोग संविधान कहते हैं। वो व्यवहार का सूत्र है। व्यवहार की सूत्र व्याख्या के रूप में ही कोई आचार संहिता हो सकती है। आचार संहिता व्यवसाय की नहीं होती, वो तो एथिकल वैल्यूज होते हैं, व्यवसायिक एथिक्स होते हैं, बिजनेस एथिक्स होते हैं, है ना। तो एथिक्स और आचार संहिता अलग चीज है। आचार संहिता जो है पूरा आचरण होता है। विचार, व्यवहार और व्यवसाय तीनों को मिला के आचार संहिताएं होती हैं, जिसके मूल में व्यवहार की क्रिया है। इसलिए जो हमारा प्रियम्बल है वो ये कह रहा है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, वो स्वतंत्रता की बात कर रहा है। किसकी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं? तो वो व्यवहार वाले पक्ष हैं। इंडिविजुअल की डिग्निटी, तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी किसकी डिग्निटी? वो व्यवहार का पक्ष है। यदि व्यवहार में डिग्निटी नहीं है तो डिग्निटी नहीं है ना। पैसे से डिग्निटी नहीं आती। कोई बहुत पैसे वाला हो लेकिन करप्ट प्रैक्टिस करके यदि उसने पैसा कमाया है तो उसमें कोई गरिमा का भाव नहीं आता, ना समाज में उसके प्रति गौरव आता है। तो अभी भी मानव परंपरा में जो गौरव है वो ज्ञान का ही होता है, व्यवहार का ही, न्याय का ही गौरव होता है। यदि कोई नियम नया अनुसंधान करता है, जो नियम का अनुसरण करता है, अनुकरण करता है, उसी पे मानव जाति गौरव करती है। तो इसलिए ये जो आचार संहिता है ये व्यवहार रूपी क्रिया है, इसी से संविधान निकलता है। व्यवहार और व्यवसाय दोनों को सम्मिलित रूप से जब हम आचरण में चरितार्थ करते हैं उसका नाम व्यवस्था है। व्यवस्था में 3 हिस्से होते हैं, अर्थव्यवस्था, धर्म व्यवस्था और राज्य व्यवस्था। अर्थव्यवस्था का संबंध अर्थोपार्जन से है, राज्य व्यवस्था का संबंध अर्थ की सुरक्षा से है, और धर्म व्यवस्था का संबंध अर्थ के सदुपयोग से है। क्योंकि हर मानव अर्थोपार्जन करता ही है, क्योंकि शरीर का पोषण संरक्षण एक अनिवार्य काम है। फिर जो अर्थोपार्जन करता है वो अर्थ की सुरक्षा चाहता ही है, इसीलिए राज्य व्यवस्थाएं हैं। और जो अर्थोपार्जन होता है वो अर्थ की का सदुपयोग भी चाहता है। जैसे आपने जो भी अर्थ अर्जित किया है, आप भी उसका सदुपयोग चाहते ही हैं। उसका दुरुपयोग हो या आपको स्वीकार नहीं होता है। तो अर्थ का सदुपयोग कैसे हो सकता है, इसको समझना एक कार्यक्रम है। इसी को हम लोग धर्म व्यवस्था कह रहे हैं। इन तीनों के योगफल में व्यवस्था होती है। अभी भी राज्य व्यवस्था सुरक्षा के लिए, यदि मान लीजिए इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी में राज्य की कोई भूमिका नहीं है, तो हम कहेंगे इस राज्य का मतलब क्या है, इस स्टेट का क्यों हम माने, ये तो हमको सुरक्षा नहीं दे रहा है। तो इसलिए सुरक्षा ही उसके मूल का जो, जिसको कहें अंतर्वस्तु जो है, उसमें सुरक्षा है। धर्म व्यवस्था में अंतर्वस्तु जो है वो सदुपयोग है। जैसे हम लोग कहते हैं नदी पहाड़ की सुरक्षा करना, पेड़ों की सुरक्षा करना। इसलिए जो वैदिक सनातन परंपरा है या जैन परंपरा है, जैन परंपरा भी जो है वो कहती है कि प्रकृति के साथ हिंसा नहीं करना, अहिंसा करना, है ना। तो वो कब हो सकता है ना, यदि वो आचरण हमारे जीवन में चले, उसी को धर्म का आचरण कहते हैं। यदि हम हिंसा करते हैं, दूसरों को क्षति पहुंचाते हैं, है ना, और दुरुपयोग करते हैं, तो वो धर्म का आचरण नहीं है। यदि हम नदी को गंदा करते हैं, हवा को प्रदूषित करते हैं, ये धर्म का आचरण नहीं है। तो इसलिए धर्म जो है सदुपयोगता के अर्थ में परिभाषित होता है। तो मध्यस्थ दर्शन की खासियत ये है कि बिल्कुल लॉजिकल तरीके से वो इस चीजों को रखता है, और इसीलिए शिक्षा और व्यवस्था में इसकी स्वीकृति है। क्योंकि हर व्यवस्था जो है वो
सदुपयोग और सुरक्षा ही चाहती है। तो सुरक्षा और सदुपयोग कैसे सुनिश्चित हो, इसको समझने के लिए ही शिक्षा है, रिसर्च है, अनुसंधान है। इसका मूल प्रयोजन है कि हम व्यवस्था के अर्थ में सदुपयोगता और सुरक्षा को समझ सकें और उसके अनुसार, और ये सदुपयोग और सुरक्षा सब में रहती है, व्यक्ति में भी, परिवार में भी, समाज में भी। हर परिवार जो है अपने जो एथिकल वैल्यूज होते हैं उनकी सुरक्षा करना चाहता है, उनका, और जो उनके पास संपत्ति होती है उसका सदुपयोग करना चाहता है। तो जिसको हम कह रहे हैं कि जो पोषण है, पोषण को भी समझने की चीज है। हम लोग अभी केवल आहार पोषण को पोषण मान लेते हैं, लेकिन परिवार में आहार पोषण के साथ भाषा पोषण भी होता है, संस्कार पोषण होता है, संस्कृति पोषण होता है, सभ्यता का पोषण होता है, विधि का पोषण होता है। इतना पोषण यदि हम मानव संतान का करते हैं तभी उनमें सुरक्षा और सदुपयोगता जो है सुनिश्चित होती है। अभी मुझे लगता है कि इतनी ही बात करना यहाँ पर पर्याप्त है, जिससे कि आप समझ सकें इस मुद्दे पर। बाकी तो हम लोग और बात कर ही सकते हैं। चलो ना, अभी मेरे हिसाब से टाइम होने को आ गया है और अपन समापन की ओर चलते हैं। तो अभी शॉर्ट में अभी कोई भी मेंबर को थोड़ा बहुत इसके प्रति मतलब जो भी अपना देना है कुछ शॉर्ट में तो दे सकते हैं, और बाद में सुनील भाई को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको भी उनके 2 शब्द रखना है तो वो भी रख सकते हैं, उनको रखना ही है, रख सकते हैं, नहीं रखना ही है। तो दो घंटा आप लोगों का बहुत ज्यादा लंबा समय लिया, लेकिन मतलब क्या है कि ये सब्जेक्ट थोड़ा लंबा है, फिर भी मतलब क्या है कि अच्छी तरह से अभी तो जो प्राइमरी उसका जो इंट्रोडक्शन है वही 7-8 दिन का प्राइमरी शिविर होता है, जो 8-7 दिन का शिविर है, जो परिचय शिविर बोला जाता है। तो क्या है कि पूरा कंटेंट का क्या सेंट्रल वो है वो ही परिचय शिविर में दिया जाता है। तो अभी क्या है कि 2 घंटे में ज्यादा बात इतना नहीं हो सकती है, लेकिन मतलब क्या है कि अभी मैं जितना समझा हूँ तो मेरे हिसाब से मैं बोलूँ तो वैसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहता है कि उसका आंसर नहीं मिल रहा है, ऐसी मेरी जितनी समझ है उसमें मैं ऐसा समझता हूँ। तो आप लोगों को कुछ बात करना है तो आप शॉर्ट में कर सकते हैं। कांति भाई बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मैं एक पूछना चाहता हूँ कि नागराज जी ने जो साधना की, वो साधना का कोई साहित्य उपलब्ध है क्या? साधना विधि का कोई साहित्य उपलब्ध है क्या? नागराज जी ने सर जो साधना की थी वो तो हमारी भारतीय परंपरा में सब साहित्य उपलब्धि है। जैसे आगम तंत्र पे बहुत सारे साहित्य हैं, जैसे श्री विद्या पे बहुत सारे साहित्य उपलब्ध हैं, और उन्होंने विभूति पाद में संयम किया, वो तो पतंजलि का अनुसंधान है, विभूति पाद में उसका उल्लेख है। तो ये जो साधनाएं जो मैंने आपसे जिक्र की, इन सब का साहित्य हमारी परंपरा में उपलब्ध है। मतलब आगम साहित्य का आगम जो विधि है उसका है? जी जी, उसमें जो आगम विधियां हैं उन सब का साहित्य, उनकी विधियों पे ढेर सारा साहित्य है, लेकिन साहित्य से ज्यादा हमारी परंपरा भी इससे समृद्ध है। मतलब यदि कोई समाधि का अभ्यास करना चाहता है तो हमारे पास ऐसे लोग हैं भारत भूमि में जो समाधि का अभ्यास करा सकते हैं, लेकिन समाधि तक पहुंचना एक कठिन साधना होती है। जब तक कोई ऐसा संकल्प पैदा ना हो जाए जिसका उत्तर परंपरा में नहीं है, तब तक समाधि के लिए कोई जाता नहीं है। समाधि का जो मूल उद्देश्य है कि हमारी परंपरा में कोई प्रश्न है उसका उत्तर नहीं आ रहा है, तब कोई व्यक्ति अपने जीवन को आहूत करता है उसमें। समाधि की साधनाएं ऐसी होती है कि किसी भी क्षण आपका शरीर छूट सकता है। तो यदि आप मृत्यु के भय से मुक्त हो गए हैं और आपके प्रश्न की पीड़ा आपके जीवन में बहुत गहरी उतर गई है, तभी आप समाधि के संकल्प से संबद्ध हो सकते हैं। नहीं तो समाधि के संकल्प से संबद्ध हुए बिना समाधि सफल नहीं होती, ध्यान सफल नहीं होता, समाधि तो बहुत आगे की बात है। सही बात है।
तो सुनील भाई को रिक्वेस्ट करता हूँ, सुनील भाई आप। सभी को नमस्कार, मित्रों को नमस्कार, सुरेंद्र जी नमस्कार। बहुत ही आनंद रहा, जैसे कि विषय का नाम ही है जीवन विद्या, तो 2 घंटे में पूरा जीवन या विद्या समझना तो बहुत ही कठिन है। लेकिन आपने जिस प्रकार से इंट्रोडक्शन दिया, जिस प्रकार से उसकी भूमिका को स्पष्ट किया, तो काफी गहरे में जाने की जरूरत होती है, क्योंकि ये स्फेरिकल नॉलेज है। स्फीयर को कभी एक बाजू से नहीं देखा जा सकता। गोला रहता है तो सभी बाजू पे हमें फिरना पड़ेगा और फिर वही उसका अध्ययन करना पड़ेगा, जीवन में उतारना। जो आपने बोला का समझना और जीना, यही बहुत ही महत्व का भाग है। हर एक व्यक्ति थोड़ा भी बहुत बुद्धि की ओर अग्रसर होता है तो अनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं और जीवन के बारे में समझना चाहता ही है। तो एक परंपरा से आया हुआ जो ज्ञान था और वो ज्ञान में जो प्रश्न अनुत्तरित रहे थे, वो नागराज जी ने समाधि के बाद संयम की साधना से उनका उत्तर लेने का प्रयत्न किया और समाज के सामने बहुत ही स्पष्ट रूप से उसका दर्शन करवाया। मैं काफी तो, क्योंकि इतनी चर्चा हो चुकी है और काफी तो इस विषय पर बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन जैसे कि दशरथ भाई ने बताया कि 7 दिन के शिविर में इसका काफी अच्छी तरह से हम अध्ययन कर सकते हैं। इसके विषय के बारे में हम लोग काफी गहराई में जा सकते हैं और बहुत ही कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। समय हो चुका है, काफी लंबा डिस्कशन हो चुका है और इतना ज्ञान प्रचुर था कि उसको स्मृति के पट पर वापस लाना बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा। लेकिन फिर भी प्रश्न भी काफी अच्छे रहे, व्यावहारिक प्रश्न रहे, थियोरेटिकल प्रश्न रहे, उसका भी आपने बहुत ही अच्छी तरह से जवाब दिया है। तो और आपका अध्ययन वेदांत दर्शन, पतंजलि योग दर्शन, नागराज जी के साथ और काफी गहरा अध्ययन रहा है। हम सब लोग, हम मित्र लोग आपके आभारी है। दशरथ भाई के भी आभारी है कि इतना अच्छा उन्होंने आयोजन किया और हमारे सामने जो चीज हमें मालूम नहीं थी, ऐसी भी कोई प्रवृत्ति है हमें मालूम नहीं थी, वो हमारे सामने रखी। बहुत 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 धन्यवाद। सुनील भाई, सभी मित्रों को धन्यवाद। इतना लंबा 2 घंटे का समय सब लोगों ने निकाल के और इतना धैर्यपूर्वक सब साथ में रहे और ये सब चीज का डिस्कशन हुआ, तो मैं ये सबके लिए, वो सब आप लोग साथ में रह के मेरा उत्साहवर्धन जो किया उसके लिए मैं सबको आभारी और करता हूँ। निकाल के ऐसे हमारे मित्रों के साथ मिलने का मौका दिया और काफी टाइम से चेहरा नहीं देखा था, तो वो देखा, तो इसके लिए उनका भी धन्यवाद करता हूँ। वीरेंद्र भाई भट्ट जूनागढ़ से ज्वाइंट हुए हैं और बाकी के मुंबई के लोग हैं सब, और उसका जो भी मतलब सब मिले, तो इसका बहुत आनंद है। और इसका रिकॉर्डिंग हुआ है, मित्र उनका कुछ व्यस्त कार्यक्रम के हिसाब से अभी नहीं जोड़ पाए, तो उनको रिकॉर्डिंग अपन भेज सकते हैं, तो मैं आप सबको भेजूंगा। और बाकी अभी समय हो गया है, तो सबको धन्यवाद। सुनील भाई नमस्कार, कांति भाई नमस्कार। नमस्कार गोविंद भाई, કેમ છો? મજામાં? બસ મજામાં છું। પ્રદ્યુમ્ન ભાઈનો અવાજ ના સંભળાયો। હા પ્રદ્યુમ્ન ભાઈનો અવાજ ના સંભળાયો। હા નમસ્કાર નમસ્કાર બધાને નમસ્કાર। નમસ્કાર ગોવિંદ ભાઈ, કેમ છો? અરે બસ બસ, કેમ છો? એકદમ મજામાં? એકદમ મજામાં તો। સરસ સરસ। તબિયત સારી છે ને ભાઈ? સારી બધું સારી છે, સારી છે। એકદમ એકદમ। દશરથભાઈ પાસેથી સમાચાર અવારનવાર મળતા હોય છે। હા, તમારા સમાચાર બી દશરથ